आज लग रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे। मुझे लगता है 90% के करीब भी वोटिंग हो जाएगी। कोई एक पार्टी आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने तौर पे यहाँ की सरकार बनाए, उसको रखना है या बीजेपी को साथ या कांग्रेस को साथ। कोई किसी पे नहीं करता एतबार इस शहर में, है मर्द जन नफरत में गिरफ्तार इस शहर में। लाशों के ढेर हर सो कौन किसको ढूंढे, खुशी से झूम रहे हैं सौदागर इस शहर में। फारूक अब्दुल्ला से यू कंटेस्टेड अगेंस्ट हिम। मुझे ये बताएं कि टुडे ही स्टिल द लीडर जो सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज भी लोग उनको पसंद करते हैं, चाहे वो मीडिया हो कोई हो, और वो जब बात करते हैं दिल से बात करते हैं। शायद कल उमर अब्दुल्ला ने उन्हीं के तर्ज पे अब कोशिश की है। हाँ, मुझे टोपी उतार कल तक वो लीडर थे, लेकिन कल वो पॉलिटिशियन बने पहली बार जब उनने टोपी उतारी, मुझे वोट दे दो। उसको शायद लग रहा है कि वी मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन सीकिंग वोट फ्रॉम पीपल। तो यहाँ पे ऐसा है कि जब लोग इस तरह से मांगते हैं वोट तो लोग कहते हैं त्रोयुमिन अब छोड़ो, दे देते हैं। महबूबा जी क्यों नहीं लड़ रही? वो लोगों को आज कहते हैं, मैं अपनी बात पे स्टैंड हूँ, जब तक यूनियन टेरिटरी नहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, स्टेट वापस नहीं मिलती है, तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये इलीगल सिचुएशन है, इसलिए मैं नहीं लड़ रही, अपनी बेटी को भी खड़ा कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स को भी खड़ा कर रहे हैं, और फिर जाके कैंपेन कर रहे हैं कि वोट दीजिए। बेसिकली इनको ये भी पता है कि अगर हम इन इंतखाबात में शमूलियत नहीं करेंगे, शायद हमारा नाम भी कहीं कल तक नहीं रहेगा। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. I'm in Ghantagar, Lal Chowk, right in the middle of Srinagar. This is something that I have never seen before in all my visits to Srinagar, to cover elections, to cover politics, to cover every other event that has taken place in Srinagar. My phone works, there is people around me, the internet works, everything that is what is being claimed is Naya Kashmir. But peace is fragile when it comes to Jammu and Kashmir. How to know about what is happening in the elections of Jammu and in Kashmir? We have with us today two journalists who have reported Kashmir elections for several decades. They are Ahmed Ali Fayaz and Rashid Rahil. Thank you, gentlemen. आप यहाँ आए इलेक्शन के दौरान. It's a very busy period. कुछ ना कुछ हो ही रहा है. अभी तो फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस है एंड इलेक्शन सीजन इज पिकिंग अप. अहमद फयाज साहब, आई विल बिगिन विद यू. आपने कहा कि इलेक्शन विल थ्रो अप अ क्लियर वर्डिक्ट. हालांकि बहुत सारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि मडीड सिचुएशन है, जैसे 10 साल पहले हुआ था, हंग हाउस था, अब भी हो सकता है कि हंग हाउस होगा. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्लियर लोगों ने मन बना लिया है कि किसे वोट देंगे? देखिए, मैं इस तरह से बयान कर सकता हूँ कि अभी जिस सिचुएशन में ये इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि हर एक इलेक्शन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है. जैसे कि आपने देखा लोकसभा वाला इलेक्शन अभी अनप्रेडिक्टेबल था. कंटेस्ट लग रहे थे क्लोज, कभी लग रहा था महबूबा जीत रही, कभी लग रहा था मियां अल्ताफ जीत रहे, कभी लग रहा था आगरवाला जीत रहा, कभी लग रहा था वही पर. हालांकि बीच में अंतर काफ़ी था, मार्जिन अच्छा रहा. इंजीनियर रशीद के बारे में लोग बता रहे थे कि ये इनके नज़दीक आएगा. उमर अब्दुल्ला वाला, आज़ादी वाला, वो जो सेंटिमेंटल वोट काट लेगा. फिर इसमें शाही उमर जीते, सजाद जीते, तो जीत गया बीच में इंजीनियर रशीद. वो एक सिचुएशन डिफरेंट थी आज की सिचुएशन से. मैं आपको बताता हूँ पिछले 2-3 महीने में क्या तब्दीलियाँ हुई. सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई कि जो यहाँ पे पार्टीज़ बनी थी, मतलब जो जिनको आप अल्टरनेटिव बता सकते हैं, जिनका दावा है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में कई लोगों का कि ये अल्टरनेटिव के तौर पे उभरी हैं ये पार्टीज़, जिसमें सजाद लोन साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अल्ताफ़ बुखारी साहब की अपनी पार्टी. मेनली ये 2 पार्टीज़ थी. बीच में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी एक पार्टी DPAP के नाम से यहाँ पे लॉन्च कर ली थी. वो कुछ ज़्यादा चली नहीं, हालांकि उनके लोगों ने भी इसमें कंटेस्ट किया. आम तौर पे इनको देखा गया यहाँ पे वादी पे, वो सही है या ना सही है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में हम नहीं जा रहे हैं. इम्प्रेशन ये बना कि ये लोग दिल्ली से आए हैं, ये लोग आए हैं मेनली नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को हराने के लिए, तो इनके पीछे ये लोग हैं. इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि तरुण चुग साहब ने सजाद लोन को ले लिया अल्ताफ़ बुखारी के घर पे. तो वहाँ पे उन्होंने वो बता रहे हैं कि ये हाल पूछने के लिए आए थे, लेकिन इम्प्रेशन ये चला गया. और इनके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही था कि ये लोग एक ही थैले के चटे बटे हैं, ये दिल्ली से आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ.
एनीवे लेकिन उनका इसमें जवाब ये था कि नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, हम लोग अपने तौर पे लड़ रहे हैं वगैरह। तो इसमें यह हुआ कि जो रिज़ल्ट वहाँ पे सामने आया वो ज़ाती तौर पे भी हमें लग रहा है कि वो दिल्ली के कैलकुलेशंस के बरअक्स था, मतलब कंट्रारी टू व्हाट दिल्ली हैड एक्सपेक्टेड। कश्मीर के लोगों को भी इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आखिरी 2-3 दिन में एक ऐसी वो जज्बाती कैफियत यहाँ पे पैदा हो गई जिसमें बहुत सारे लोगों ने इंजीनियर रशीद को वोट दे दिया। और एक बिल्कुल वो जज्बाती एक वेव, तब तो कोई वेव नहीं थी, ना एनसी की वेव थी, ना कांग्रेस की भी थी, ना पीडीपी, किसी की वेव नहीं थी। आखिरी वक्त पे वो सिचुएशन बदल गई, इस कदर बदल गई कि 18 सेगमेंट्स हैं, असेंबली सेगमेंट्स नॉर्दर्न कश्मीर जो बारामूला कुपवारा है वहाँ पे, और 18 में से 14 सेगमेंट्स पे इंजीनियर रशीद की लीड थी, 3 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड थी, बडगाम, पट्टन एंड गुरेज, और 1 पे सजाद लोन की, दैट इज़ हिज होम सेगमेंट ऑफ हंदवारा। तो इससे क्या हुआ, इससे कि सारा डायनेमिक्स ही चेंज हो गया। तो अब कई लोगों को ये लगा कि अब इंजीनियर रशीद को शायद छोड़ देंगे, फिर ये अपनी पार्टी फैलाएंगे, लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि वो अभी जेल में है, अभी तक छूटा नहीं है। इसके 2 बच्चे हैं, वो अभी तक वो 25 से कम है, वो खुद भी नहीं लड़ सकते। उसके भाई ने रेजिग्नेशन दे दिया है गवर्नमेंट जॉब से, जो अचानक कल रात को वो रियासती सरकार ने वो मतलब एक्सेप्ट कर लिया उसका रेजिग्नेशन। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस बीच में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ये जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है इंजीनियर रशीद की, तो इसका एक ऑर्गेनिक एक्सपेंशन यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि ये फैल जाएगी सेंट्रल कश्मीर में भी और साउथ कश्मीर में भी। ऐसा नहीं हुआ है। अभी इसमें जो लोग जा रहे हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको अपनी अपनी पार्टी में टिकट नहीं मिला है, वो लोग इसमें जा रहे हैं, और उनको लेकर के जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह में भी नेगेटिव रिएक्शंस बहुत सारी आ रही हैं। एक तो ये कि मैं ये इस पर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इनका वेव नहीं होगा जो उस वक्त था लोकसभा वाले इलेक्शन में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो सजाद लोन की पार्टी है और अल्ताफ़ बुखारी साहब की पार्टी है, दोनों से बहुत सारे लोग इस इलेक्शन के बाद निकल गए, और ये लगा आप लोकसभा इलेक्शन हाँ हाँ इसके बाद निकल गए, और वो लोग ज़्यादातर पीडीपी में चले गए, कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, कुछ लोग इधर उधर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक किसी पार्टी में नहीं गए हैं, जैसे निज़ामुद्दीन भट्ट है, उस्मान मजीद है, ये लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर लड़ना चाहते हैं। तो ये जो जिनको हम अल्टरनेटिव, कुछ लोग कुछ सेक्शंस बोलते थे, वो अल्टरनेटिव कम्प्लीटली डिम हो गए, मतलब बिल्कुल। तो अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ इनका वजूद ही नहीं, किसी एक जगह से भी ये जीतने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी बना ही नहीं सके। आपने देखा जो उनके भी सरकर्दा लोग उनमें से किसी एक को भी टिकट नहीं मिला, मैं नाम भी गिन सकता हूँ बहुत सारे लोगों के। इसमें यह हुआ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने इत्तेहाद कर लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अब जो पीडीपी है, पीडीपी का ये नुकसान है कि इसमें 42 लोग निकल चुके हैं जब से इनकी सरकार गई है महबूबा मुफ्ती की। 28 एमएलए इनके मुंतखब हुए थे 2014 के इलेक्शन में, जिसमें से 21 लोग चले गए। पिछले 1-2 महीने में कुछ लोग वापस चले गए हैं, 4-5 लोग जिनका हम जिक्र कर सकते हैं पीडीपी में, जिसका उनको कुछ एडवांटेज हो गया। लेकिन नुकसान ये हो गया कि महबूबा मुफ्ती ने खुद हारा वहाँ पे, आप कह सकते हैं कि उमर ने भी हारा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीट्स ले ली, सेंट्रल कश्मीर वाली भी, साउथ कश्मीर वाली भी, एक ही इनसे छूट गई, और लद्दाख वाली सीट भी उन्होंने एक टैक्टिकल तरीके से वो भी जीत ली। तो इनका मोरल बिल्कुल ही डाउन नहीं होगा, अदरवाइज इनका भी हो जाता है। तो इसमें अपेरेंटली अब एक ही पार्टी यहाँ पे रह जाती है, दैट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस। अभी तक इस मौके पे यह कहना कि ये सारे लोग स्वीप करेंगे वो भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह मैं कह सकता हूँ कि जितना मुश्किल इनका 2014 वाला लोकसभा इलेक्शन था उतना आसान है। मैं ये कह सकता हूँ कि 2002 का इलेक्शन जो उमर अब्दुल्ला ने लड़ा ये बहुत टफ था, डिफ़िकल्ट था। 2008 का बड़ी हद तक ठीक था, क्योंकि उस वक्त जो मुफ्ती साहब की सरकार थी वो और आज़ाद की वो गिर चुकी थी, और काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि उमर को अब जताना चाहिए, जो उसने जीत लिया बारामूला से 2008 में, और उन्होंने फिर सरकार भी बनाई कांग्रेस के साथ मिल करके। और 2014 वाला आप देख रहे हैं वो भी बड़ा टफ इलेक्शन था, इसमें भी प्रेडिक्शंस करना बड़ा मुश्किल था। बीजेपी, ये जो पीडीपी के लोग हैं ये बता रहे थे कि हम अपने तौर पे बना सकते हैं। हम जब इनसे पूछते थे ना आप किन के साथ मिलकर के सरकार, वो कहते थे, और बड़े बड़े सरकर्दा जर्नलिस्ट वो कहते थे उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की, ये 45 सीट्स ले रहे हैं। हालांकि मैंने उस वक्त भी लिखा था कि कोई भी 30 सीट्स नहीं ले लेगा, कोई भी पार्टी नहीं, और कोई 30 पे आया नहीं। 28 पे आ गए, 30 पे ये लोग नहीं आए उस वक्त भी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये जिस सिचुएशन में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर वादी के अंदर इलेक्शन लड़ रही है, दिस इज़ द ईजीएस्ट वन इनके लिए है।
इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जिसके बारे में कुछ लोगों को ये है कि जैसे 2002 में ये काफ़ी लोग जीते थे, फिर ये मुफ्ती साहब और आज़ाद साहब के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी 12-13 लोगों के साथ। मेरी नज़र में वो सिचुएशन इस वक्त नहीं है। इंटरेस्टिंग। दिस इज़ व्हाई आई से कि जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है ना, वो लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो रशीद राहिल साहब, मैं आपसे पूछूंगी, उन्होंने कहा कि जज्बात जो है कश्मीर में हमेशा जज्बाती तौर पर ही वोटिंग होती है, आई थिंक। तो वन थिंग आई वांट टू आस्क यू इज़ कि वेरी टफ मेजर्स वर टेकन, एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, यूनियन टेरिटरीज बन गए जम्मू और कश्मीर, और बीजेपी कहती रही कि ये जो 3 फैमिलीज़ की जो मोनोपोली रही है कश्मीर में और फिर जम्मू में भी अगर आप देखें तो ये 3 फैमिलीज़ की जो मोनोपोली है वो हम तोड़ देंगे, ये सब देयर वर वेरी टॉल क्लेम्स मेड। लेकिन जैसे फैयाज साहब ने कहा, इट डजंट सीम लाइक दैट कि मोनोपोली टूटी है। मोनोपोली तो बनी रही इन स्पाइट ऑफ दीज टफ मेजर्स, नहीं, जहाँ तक फयाज साहब के अपने विचार होंगे, इनकी अपनी सोच होगी, इनका अपना नज़रिया, ये भी सीनियर है, इन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए होंगे। लेकिन कबल अज़ वक्त यहाँ ये कहना कि इन लोगों के लिए सहल और आसान रास्ता है, मैं इसके बरक्स समझता हूँ। आफ्टर 1987 ये पहला इलेक्शन है जिसमें इतने सारे लोग मैदान में हैं, जिसमें सेपरेटिस्ट लोग भी आज मैदान में आ गई हैं। भले ही दरपर्दा आए हैं या कुछ लोग ओपनली आए हैं, लेकिन आए हैं। कल की खबर अगर आप देखेंगे, गांदरबल हल्का इंतखाब से, जहाँ से उमर अब्दुल्ला खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये सीट 1947 यानी आज़ादी के बाद, जब से 53 के बाद इलेक्शन यहाँ हुए, अब्दुल्लाज के लिए सिपियर होती थी। लेकिन 2002 में काजी मोहम्मद अफजल एक आम आदमी, कोई उनका पॉलिटिकल ये पहचान नहीं थी कोई बड़ी, तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला को उस वक्त हराया था और पूरी वैली में एक सिनेरियो चेंज हो गया। हम ये कहेंगे कि उस उमर अब्दुल्ला के हारने से ही उस वक्त पीडीपी और सरकार बनी पीडीपी की, वरना उनके पास 12 ही सीटें उस वक्त थी। इसके बरक्स जब कल वहाँ किसी और एक सेपरेटिस्ट जो अभी जेल में है, उन्होंने फार्म भर दिया, तो ये खबर आते ही उमर अब्दुल्ला ने कहना शुरू किया कि ये इंडिपेंडेंट लोग, इनको खड़ा किया जाता है एजेंसियों के ज़रिए से, मुख्तलिफ फोर्सेस हैं जो ये चाहते हैं कि हम लोगों को ये तोड़ देंगे। बिल्कुल आज के डेट में ये कहना मुश्किल है कि इनके लिए ईजीएस्ट वे है। अगर इजी होता तो दूसरी जगह ना हो। अगर इजी होता तो बदगाम फिर वो गांधर आप मुझसे पूछना बाद में क्यों फिर वो गांदरबल को छोड़कर, जो उनके लिए एक आसान अपना ज़ाती हम कहेंगे असेंबली हल्का था, फिर वो छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते, छोड़ के नहीं गए, दो जगह से, दो जगह से। क्यों? उनको ये डर है क्योंकि वहाँ पीडीपी का कैंडिडेट भी बहुत स्ट्रांग है, अगर वो उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। वहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो भी थोड़ा नाराज़ है क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप जो उन्हीं के एमएलए हुआ करते थे वो वहाँ से निकल गए। इशफाक जबार, जो आज उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी बनाई है, तो कहीं ना कहीं उनको ये खौफ है। और सबसे अहम बात जो मुझे नज़र आ रही है इन इंतखाबात में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद हुआ है ज़मीनी सतह पे, वो कहीं नहीं है। इसका रीज़न ये है कि कल फार्म भर दिए गए, जो ही नॉमिनेशन को हम देखते थे, वहाँ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो अभी सिटिल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फ्रॉम गांदरबल, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फार्म भर दिया। ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जिस पे इत्तेहाद किया था, वहाँ उनके एक्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इम्तियाज़ खान साहब, उन्होंने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर्म भर दिया। तो एक सिचुएशन ऐसी है कि इनके लिए सहल नहीं है। पर फारूक साहब जो हैं वो राहुल गांधी के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहाँ जाके रामबन में शायद कैंपेनिंग कर रहे थे। उन्होंने कुकरना, ये डूरू शाहाबाद जो गुलाम अहमद मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उनका नज़रिया कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे तो वर्करों को वोट डालना है। वो जो लोग हैं, लोग शायद उनके साथ, उनके सोच पे मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि अगर वो साथ होते फिर वो ये नहीं कहते थे कि भाई हमें मैंडेट नहीं दिया गया दूसरी पार्टियों में, जैसे फयाज साहब ने कहा कि पार्टियों से लोग भाग रहे। आज जब उमर अब्दुल्ला ने फॉर्म भर दिया यहाँ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, शायद आपने भी वो कवर किया होगा, आपके लोग भी वहाँ होंगे, वहाँ
आगा महमूद साहब जो उनके ये जहन में था कि मुझे मैंडेट मिल जाएगा, वो उनके वर्कर भी नाराज़ दिखाई दे। तो ये एक बड़ी सिचुएशन है जिसमें ये कहना काबिल वक्त होगा कि गेंद किसके पाले में जाएगी। ठीक है, पर जिसके पाले में भी जाएगी मतलब या तो पीडीपी हो गई या एनसी, इनके अलावा तो कोई दिख नहीं रहा ना। जैसे फयाज साहब ने कहा कि अपनी पार्टी ख़त्म हो गई, गुलाम नबी आज़ाद भी नहीं कैंपेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तबीयत नासाज है। मतलब नहीं, यहाँ पे भी जो मेरा नज़रिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। कल के डेट में इंजीनियर रशीद ठीक है, वो वेव नहीं है जो पार्लिमानी इंतखाबात में उनके हक़ में गई थी, लेकिन गुज़श्ता 3 दिनों से हम देखते थे करना में कल उनकी एक रैली थी, वहाँ लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। आज उनके नाम से रैली उनके नाम से रैली थी, और उनके बेटे ने यहाँ कोकरनाग में एक रैली की, अच्छे खासे लोग वहाँ शामिल थे। अब वोट डालना और रैली में जाना ये 2 अलग अलग चीज़ें, क्योंकि एक तरफ तो रैली में आने के लिए लोगों को मैनेज भी किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक वोटर वोट नहीं डालेगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि किसके हक में हो गया। हाँ, वो तो हमने देखा है कि 2024 इलेक्शन में जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी उनके साथ क्या हाल हुआ था। फयाज साहब, गुपकर अलायंस टूटा क्यों? दोनों के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू थे। वाई हैज़ इट ब्रोकन? और क्या इंतखाबात के बाद क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं फिर से? मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो गुपकर अलायंस है ये एक हादसी तौर पर एक्सीडेंटल तरीके से एक मरज़ वजूद में आया था। ये हुआ था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होने वाला था, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम सब लोग इसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाएंगे। तो जब ये मतलब हटने वाला था, उसके बाद 4 तारीख को उनकी मीटिंग भी हुई, 5 तारीख को एनीवे वो तो हट ही गया। उसके बाद जब ये छूट गए जेलों से तो ये सारे लोग फिर जमा हो गए। अब इस कांग्रेस बीच में ही निकल गई थी, क्योंकि कांग्रेस दफ़ा 370 को लेकर के एक नैरेटिव नहीं बना सकती है कंट्री में। तो ये यहाँ बुनियादी नैरेटिव उनका वही था, रेस्टोरेशन ऑफ 370। अभी भी आप महसूस कर रहे होंगे वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, 370 का जिक्र नहीं कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इट्स अ क्लोज चैप्टर, ये भी कह चुके हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि तभी तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने उनको चैलेंज किया था पार्लियामेंट में कि आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम रेस्टोर करेंगे। नहीं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र भी लड़ना है, पीडीपी और एनसी को तो नहीं लड़ना। एग्जैक्टली, तो हमें तो उसी वक्त से लग रहा था कि एक एक करके लोग निकल जाएंगे। कांग्रेस तो पहले ही निकल गए, अब हालांकि ये दोबारा बन गए। इट्स नॉट पीएचडी, एक दूसरा प्रीपोल अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में। तो जो इसमें एक दो पार्टीज और थी, एक थी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की, वो एक नेचुरल एलाई हैं इन लोगों के, वो तो जा ही नहीं सकते हैं बीजेपी वगैरह के साथ, तो वो उनके साथ है ही है। सजाद लोन निकल गए, हालांकि उन्होंने डीडीसी वाला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए जो अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुए, तो इसमें उन्होंने वो लड़े इकट्ठे, उनको भी कुछ सीट्स वगैरह दे दी। उसके फ़ौरन बाद वो निकल गए, मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में 2021 में वो निकल गए। इस बीच में वो शाह फैसल वहाँ से निकल आए, तो उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी और सियासत भी छोड़ दी। तो एक एक करके ये लोग निकल गए। फाइनली ये सिर्फ कागज़ों पे थी और कहीं पे नहीं थी। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेन लोग थे। लेकिन जब ये इलेक्शन नज़दीक आया तो इसमें जो इन्होंने बनाया था फार्मूला कि जिस जिस पार्टी के पास वो पुरानी जगह होगी वही पार्टी वहाँ से लड़ेगी। तो इसमें ये इनकी, आपको तो पता है, वो बिहार में भी इनकी वो मीटिंग हुई थी। इसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्होंने कहा कि हम यहाँ से तीनों जगहों से लड़ रहे हैं, जिसकी दलील उन्होंने यह दे दी क्योंकि ये हमने 2019 वाले लोकसभा इलेक्शन में ये सारी सीट्स हमारे पास थी। तो इस बीच में इनके बीच में इख्तिलाफ हो गया और इनके लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दे दिए, जैसे वहीद पर है, इधर से भी इन्होंने, कुछ लोगों ने इनके खिलाफ। बेनिफिट किसको होता? अगर साथ होते तो किसको फ़ायदा ज़्यादा होता? महबूबा को फ़ायदा होता या उमर को फ़ायदा होता? मैं ये बस बता सकता हूँ, जैसे कि उन्होंने पहले बताया कि ये ग्राउंड लेवल पे ये कन्वर्ट नहीं होता है, ये बात सही है। और ये बात मैंने आज से 10 साल पहले भी उमर अब्दुल्ला से भी बात की है, जो जिस वक्त बातें चल रही थी क्या इनका, इसने मुझसे भी ये कहा है कई बार कि ये ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस वाले हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं देते, ना हमारे देते। अब ये पूछेंगे ज़रूर आपकी, फिर उन्होंने क्यों किया? ये उन्होंने मेनली उन्होंने इसलिए नहीं किया कि हमारी सीट्स जुट जाएंगी, ये 30 से 40 बन जाएंगी। फिर से कोई इमोशनल रीज़न था? मैं बता रहा हूँ,
कांग्रेस के यहाँ इनके साथ इत्तेहाद करने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2-3 सीट्स कम ही हो सकती हैं, जो शायद उनको उसका फ़ायदा शायद जम्मू में उनको मिलेगा, तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो के तौर पे तकरीबन वही रहेगा जो इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस था। लेकिन जो फ़ायदा इनको है और जिस वजह से उन्होंने इनके साथ इत्तेहाद किया वो ये है कि जो इनके मुखालिफिन है, इंक्लूडिंग ये जो बुखारी साहब, सज्जाद लोन साहब, बाकी लोग हैं, ये एक इम्प्रेशन यहाँ पे दे रहे थे कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं ये आपका वोट लेकर के बाद में मिलेंगे, बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। वो इम्प्रेशन तब तक बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता जब तक ये लोग कांग्रेस के साथ प्रीपोल अलाइनेंस नहीं करते। उस वजह से उन्होंने उनके साथ अलाइनेंस किया और पहली बार जो भी इनके खिलाफ क्रिटिसिज्म थी वो सारी ख़त्म हो गई। आप देख रहे हैं ना कश्मीर में, अदरवाइज इनके खिलाफ ज़बरदस्त ताबड़तोड़ हमले चलते थे कि ये देखो ये कल ही जाने वाले हैं, ये फारूक अब्दुल्ला ने सबसे पहले बीजेपी को दे दिया मिनिस्टर, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इनको दरवाज़ा खोला यहाँ का, ये सारी बातें चल रही थी। तो इसमें हालांकि ये बात भी अपनी जगह पे है, सास फर्द गूस इज सास फर्द गैंडर, अगर आप बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें इलेक्शन के बाद होती हैं, तो इलेक्शन से पहले ये तासुर देना है हर एक को, क्योंकि वो कम्पेटिटिव सेपरेटिज्म जो है, जो बीजेपी यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे और 90% उन्होंने वो ख़त्म भी किया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। बिल्कुल अभी तक मेरे ख्याल से 1 और साल ऐसी सिचुएशन रहती तो ये मामला ही ख़त्म हो जाता। लेकिन जो इन्होंने ये सेपरेटिस्ट बाकी सारे लोग लाए जो इन नारों के लिए यहाँ पर मशहूर हैं कि क्रश इंडिया, डाउन इंडिया, देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, गन सोल्यूशन, गन सोल्यूशन, और ये जो जिसको ये आज़ादी चर्चा वगैरह कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि इलेक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसूली तौर पे है तो मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कानून ये है कि जब तक आपको 2 साल की सज़ा नहीं हुई है तब तक आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब एक पस मंज़र इनका यहाँ पर बन सकता है। एक यहाँ पर एक जज्बाती एक वेव बन जाती है जिसका कभी कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि आपने देख लिया 2002 में पीडीपी ने इसी बुनियाद पे जो इन्होंने बताया 12 नहीं 16 सीट्स उन्होंने जीती थी उस वक्त, तो उन्होंने जो भी इनकी पॉलिटिक्स थी वो उसी पे थी। अब इनमें से भी कुछ लोग, नॉट सज्जाद लोन बट अल्ताफ बुखारी साहब टू एन एक्सटेंट, ये लोग कोशिश कर रहे थे उस पर थोड़ा सा अपना जनरेट करने की। तो ये मैं बता रहा हूँ कि एक इलेक्शन से पहले हर एक पार्टी को ये तासुर देना है दैट वी आर अगेंस्ट दिल्ली, वी आर अगेंस्ट द बीजेपी, तो ये इसमें इलेक्शन के बाद सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। वही मैं पूछना चाहती थी। रशीद साहब आपसे पूछती हूँ, ये जो दिल्ली का जो हवा होता है ना, मतलब कि ये शैतान है, इनके साथ तो हम कभी नहीं जाएंगे, ये ख़राब है, ये और फलां जो है दिल्ली का एजेंट है, तो वो हराम हलाल की बात हो जाती है कि दिल्ली का एजेंट सबको लेबल किया जाता है, यहाँ तक कि जो वोट देने जाता है उसको भी एजेंट बुलाया जाता है। सो ये सब इलेक्शन की पहले की बात होती है। उसके बाद सब लोग दिल्ली के एजेंट से एक तो थैला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरा सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिल्ली एवं ही बदनाम है। चूँकि मैं शायर भी हूँ, मैंने एक शेर लिखा है, कोई किसी पे नहीं करता एतबार इस शहर में, है मर्द जन नफ़रत में गिरफ्तार इस शहर में, लाशों के ढेर हर सो कौन किसको ढूंढे, खुशी से झूम रहे हैं सौदागार इस शहर में। मेरे साथ चलो है मंजिल का पता फ़कत मुझे मालूम बस, है बाकी सब दुश्मन के वफ़ादार इस शहर में। न मुजाहिद हूँ न वाइज़, नहीं हूँ मैं मुल्ला, राहिल दिले नादां है बेकरार इस शहर में। क्या होता है कि यहाँ जो लोग हैं ये किसी पे एतबार नहीं करते हैं। एक ज़माना था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख महमूद अब्दुल्ला की नेतृत्व में एक ज़बरदस्त पावर हुआ करता था, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तोती बोल रही थी। वो जो कहते न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे बरसगीर में, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। तब उन्होंने कहा था जो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगा वो काफिर ही तस्वुर किया जाएगा। और उन्होंने सोशल बाइकआउट किया था कांग्रेस के साथ। फयाज साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे जी, उन्होंने सोशल बाइकआउट किया था। और आप मानिए कि जनाजे में भी लोग शिरकत नहीं कर रहे थे कि अगर कोई कांग्रेसी मरता था नेशनल वाला उसके जनाजे में नहीं जाता, ये गुनाह है, ये सिचुएशन थी। और फिर शादी का रिश्ता भी हो गया। लेकिन बाद में सिचुएशन धीरे धीरे ये बनी कि इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ इन 77। इसके बाद फिर क्या कहते हैं राजू फारूक अकॉर्ड हुआ। यहाँ एक और बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अवामी एक्शन कमेटी नदी के 2 किनारे थे। वो बिल्कुल पाकिस्तान कहते थे और ये बिल्कुल हिंदुस्तान कहते थे, लेकिन उन्होंने भी डबल फारूक अकॉर्ड किया। तो ये वक्ती तौर सब कुछ होता है। कल के डेट में जिस कांग्रेस को वो गंदी नाले के कीड़े
कहते थे, आज उनके साथ इलाक हो रहा है, प्रीपोल अलायंस हो रहा है। ये किसने कहा था गंदी नाली का कीड़ा? कहा किसने था ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने खुद कहा था कांग्रेसियों को, ये गंदी नाली के कीड़े हैं, अपने लेक्चरों में उन्होंने कहा था। खैर, आज जो सूरत हाल है, आज अगर बीजेपी को ये कहा जा रहा है कि ये गुनाहगार है, इनके साथ मिलना कुफर है, कल के डेट में यही लोग, आप देखिए महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उनके साथ हुकूमत शेयर की, आप देखिए उमर अब्दुल्ला साहब खुद बीजेपी की सरकार में, वो कहते मंत्री, वो अलग बीजेपी थी, वो वाजपेयी की बीजेपी थी। देखिए वाजपेयी की बीजेपी हो या नरेंद्र मोदी की बीजेपी, बीजेपी का जो एजेंडा है, जो बेसिक जो उनका रूट है, वो वही है, वो तब्दील तो नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था जब ये तंजीम बनी थी, एक विधान एक प्रधान एक निशान, आज उस पर कायम है। उन्होंने पूरे मुल्क में एक झंडा खड़ा किया, जो अलग झंडा कश्मीर का था उसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा था कि एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान, उसकी तरफ जा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। जब हम आज की तारीख में देख रहे हैं, ये नंबर गेम का खेल है, ये सिर्फ इस ताक में बैठे हैं किस तरह लोगों का रुझान जो है, जैसे फयाज साहब ने एक बात सही कही कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, किसके नंबर कितने होंगे, फिर ये साथ नहीं रहेगा। जो हशर उसका हुआ था, जो गुपकार अलायंस इनसे आपने पूछा था, वही हशर इस इत्तेहाद का होगा। अगर यहाँ जो बाकी मैदान में है, चाहे आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से, चाहे सईद अल्ताफ़ बुखारी की छोटी पार्टी ही सही, 2-4 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनके मैदान में हैं, चाहे बारामूला, ये क्या कहते हैं, रफ़ियाबाद में उनका दिलावर मीर का बेटा यावर मीर है, या अशरफ मीर है अमीरा कदल से, या खुद अल्ताफ़ बुखारी जो है वो छानपुरा से हैं, और इसी तरह से गुलाम हसन मीर कांटे का टक्कर दे सकता है टंगमर्ग में। तो उनके पास 2-4, इसी तरह इंजीनियर रशीद अगर उसने 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड ली है, अगर कल के डेट में, कल के डेट में एक वो हवा चलती है। अब देखना यह है कि जो इलेक्शन पास आते हैं, तब्दीलियां हर दिन नई तब्दीलियां देखने को मिलती है। मैंने परसों एक इनके तर्जमान का इंटरव्यू किया था, इंजीनियर रशीद के तर्जमान के। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम सरकार बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। किस बुनियाद पे? जब मैंने देखा लोग आ रहे हैं, मुझे मैंडेट दीजिए, यासिर ऋषि जो कल का MLC था उनको मैंडेट मिला, इसी तरह शोएब लोन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ज़माने में लीडर था, उनको मैंडेट मिला। इसी तरह से एक मुझे लगता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट अगर आ सकता है, इन छोटी छोटी पार्टियों का एक अहम रोल होगा। अब ये जम्मू रीजन पे डिपेंड करता है कि जम्मू रीजन में क्या बीजेपी और कांग्रेस कितना अंतर आपस में रखेगा, वही डिसाइड करेगा। जम्मू के बारे में बाद में बात करते हैं। आपने इंजीनियर रशीद के बारे में बोला, मैं आपसे पूछती हूँ फयाज साहब, मैं आपका ही कोट कर रही हूँ आर्टिकल, 2011 का आर्टिकल है जो फिर से ऊपर उठा है। उसमें आपने कहा था, एंड आई कोट, मच बिफोर द राइज ऑफ जर्नैल सिंह भिंद्रावाले इन पंजाब, a dress rehearsal was attempted in Kashmir. In 1972, in an attempt to marginalize Sheikh Abdullah, Indira Gandhi's Congress engineered the fraudulent election of 5 Jamaat-e-Islami candidates, including Sayyid Ali Shah Gilani. Not many people remember this. Okay. You know, and then I'll just conclude. जब भी लोग सैयद अली शाह गिलानी की बात करते हैं, वो ये नहीं देखते कि दिस इज़ व्हाट इंदिरा गांधी हैड डन टू शेख अब्दुल्ला देन, एंड देन यू सेड, उसमें आपने, इट वाज अ लॉन्ग आर्टिकल, जो आपने कहा कि यू नो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे बिकेम स्टोन पेल्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ गिलानी। टेल मी कि जब ये आप इंजीनियर रशीद की जो वेव कह रहे हैं, अब वेव ही बन रही है आप, तो व्हेन यू सी दिस हैपनिंग, क्या आपको लग रहा है कि यू नो इट्स समथिंग लाइक व्हाट हैपेंड देन? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आपके देखने वाले वो शायद ये नहीं समझेंगे कि ये क्या है। ये आर्टिकल 2010-11 में छपा था, ये हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल पेज पे छपा था। तो इसमें मैंने ये दिखाया था कि किस तरह से इनका ये जो जमात इस्लामी है, किस तरह से ये लोग इलेक्शन में आ गए। ये जो जमात इस्लामी है, इन्होंने 1969 का पंचायत इलेक्शन लड़ा, इन्होंने 1971 वाला लोकसभा इलेक्शन लड़ा,
जिसमें सैयद अली शाह गिलानी खुद लड़ते थे यहाँ से बारामूला से, और इनके अब्दुल अजीज़ मीर जो बाद में MLA भी बन गए, तो वो लड़ते थे साउथ कश्मीर से, जो कुलगाम के रहने वाले थे, जिसको बाद में मिलिटेंट्स ने मारा था 90 के बाद। तो इन्होंने वो इलेक्शन भी लड़ा है। इसके बाद उन्होंने कंटिन्यूसली इलेक्शन लड़े। 1971 वाला, 1977 में सैयद अली शाह गिलानी, मतलब ये इन लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं उस वक्त। तो ये मैंने लिखा था कि ये किस तरह से आ गए इसमें इलेक्शंस में। इसमें जिस वक्त ये 1970 चल रहा, और उनका वो आपने कहा कि नेम प्लेट भी हमेशा वो रहा, बिल्कुल फॉर्मर MLA ना, उन्होंने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऐसे कुछ नहीं। मैं आता हूँ इसकी तरफ। तो जो 1970 के आसपास जो सिचुएशन थी उस वक्त यहाँ पे जो कांग्रेस थी, जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये कांग्रेस आई थी यहाँ पे मार्च 1965 में। तब तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बख्शी गुलाम मोहम्मद वाली चल रही थी यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने वो, आपको तो पता है वो हिस्ट्री में किस तरह से नॉमेनक्लेचर वगैरह चेंज हो गए। फिर 70 के आसपास दो फैक्शंस थे, सैयद मीर कासिम वाला फैक्शन और गुलाम मोहम्मद सादिक वाला फैक्शन। गुलाम मोहम्मद सादिक चीफ मिनिस्टर, बाद में सैयद मीर कासिम भी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इसमें ये जो इनका फैक्शनल वार था, इसमें इन्होंने जमात इस्लामी को अपने साथ मिला लिया, और जमात इस्लामी की टिकट पे उन्होंने मतलब उन जमात इस्लामी की टिकट पे नहीं, मतलब वो लोग थे, मतलब एनसी को सबक सिखाने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली कांग्रेस। तो उन्होंने, कांग्रेस ने बिल्कुल, इन्होंने 22 लोगों को इन्होंने इलेक्शन लड़वाए। अब आप ये कह सकते हैं कि वो लड़े, उनको वोट मिला, वो मुंतखब हो गए, ठीक है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं, ये उन्होंने कांग्रेस ने, मैं आपको बताता हूँ। जो इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, जिसमें ऑल द 75 सीट्स जो जम्मू कश्मीर की थी, 45 इन कश्मीर, 30 इन जम्मू, अनकंटेस्टेड। इसमें 28 सीटों पे जम्मू प्रजा परिषद, जो बाद में जनसंघ वगैरह और अब बीजेपी है, इन लोगों ने 28 जगहों पे अपने लोग खड़ा किए थे। तो इन्होंने कहा कि 11 जगहों से हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए। मैं 1951 वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन की, पहला इलेक्शन। तो इन्होंने एहतजाज किया, तो इन्होंने बाद में प्रोटेस्ट के तौर पे सब लोगों ने अपने नाम ही वापस ले लिए। अब 2 लोग और थे, क्योंकि 28 जगहों पे ये थे, जम्मू में यहाँ कोई नहीं था प्रजा परिषद, तो उन 2 लोगों ने भी वापस ले लिया। नतीजा ये हुआ कि अनकंटेस्टेड हो गए ये सारे के सारे, किसी जगह पे वोट नहीं डाला गया 1951 में। उसके बाद 1957 में जम्मू कश्मीर का हमारा आइन बना, जो अब बाद में अब ख़त्म हो गया। 1957 में जब बना, तो उसके बाद 1957 में पहला असेंबली इलेक्शन हुआ। 1957, 1962, 1967, 1972, ये जो 4 इलेक्शन हुए हैं, इसमें जितनी धांधलियाँ हुई हैं उसका 10% भी 1987 वाले इलेक्शन में नहीं हुआ है। आई एम सेइंग दिस विद फुल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कुछ लोगों को ये सूट कर रहा है, वो 1987 वाला रेफर कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन देख लो। मैं ये बता रहा हूँ आदाद शुमार दे करके कि जैसे कि 1967 वाला इलेक्शन है, इसमें 118 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए, 118। इसमें ये सब लोग जो उनको अपना नहीं होता था उसके रिजेक्ट कर लेते थे, और अगर कोई जीतता भी था तो ये कहते थे ये हार रहा है। ये 57, 62, 67 और 1972 वाले जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में ये किसी को जीतने ही नहीं देते थे। कौन? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। और इस कांग्रेस में इन्होंने 22 लोगों को झोंक दिया वहाँ पे असेंबली में, और 5 लोगों को वहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। सैयद अली शाह गिलानी सोपोर से, कारी सैफुद्दीन खान यार श्रीनगर से, इनका जो बाद में अमीर जमात भी बना गुलाम नबी नौशहरी टंकीपुरा श्रीनगर से, एक अली मोहम्मद थे वहाँ नांदी से, जो अब होम शालीबुग है और अब अनंतनाग वेस्ट बना है कुलगाम साइड से, और कुलगाम प्रॉपर अब्दुल रज़ाक मीर बुचरो, जो बाद में फिर एक बार जीते 1987 में। लेकिन 5 लोगों को वहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि ये लोग जीत रहे हैं। तो मैंने फ्री एंड फेयर पोल्स हुए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 1987 पहली बार रिगिंग की बात नहीं होती। नहीं, 1977 में पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ कश्मीर में, असेंबली वाला इलेक्शन। उस वक्त मार्च में लोकसभा इलेक्शन हुआ था। इसमें जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने थे। उस इलेक्शन में
इन्होंने यहाँ पे एक इतिहाद कायम कर लिया, लेकिन उन्होंने ओपन तरीके से कर लिया, ये कि जनता पार्टी हमारे साथ जुट जाएं। इस तरह से नहीं किया जिस तरह से अब बीजेपी कर रही है, हम किसी को नहीं जानते हैं तो रात के अंधेरे में आकर के लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग हैं। इन्होंने जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोग थे, शेख अब्दुल्ला बीमार था, वो मुहिम ही नहीं चला रहा था, असेंबली इलेक्शन होने वाला था जून में, तो इन्होंने जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ था, एक्सक्लूडिंग जमात इस्लामी एंड एक्सक्लूडिंग कांग्रेस। तो बचा कौन फिर? हाँ, मैं आपको बताता हूँ जो सरकर्द लोग थे, मीरवाइज, मौलवी मोहम्मद फारूक, ये जनता पार्टी के साथ हो लिया। तारिक हमीद करा का जो रिश्तेदार है, गुलाम मुहिद्दीन करा जो प्लेबिससिट फ्रंट में जनरल सेक्रेटरी भी रहा था, सरकर्दल लोग, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी, मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी जो सबसे इन्फ्लुएंशियल शिया लीडर थे, आगा सईद हसन बडगाम जिसका भी बेटा अब लड़ रहा है ये वाला इलेक्शन बडगाम से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। ये डिसाइड तो नहीं हुआ ना? हाँ, उनको तो मैंडेट मिला है, पीडीपी का मैंडेट मिला है, मैंडेट से फॉर्म भी भर दिया, आज उमर अब्दुल्ला ने भी वहाँ से भर दिया। ये अब्दुल गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो बाद में बने 1977 में, ये सारे लोग मुरारी देसाई वाली जनता पार्टी का हिस्सा थे, बाज़ाब्ता डिक्लेयर्ड हिस्सा। उसमें मुरारी देसाई एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीरवाइज मौलवी फारूक के घर पे आए और वहाँ पे कश्मीरी जो खवातीन थी उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का गाजी आ गया है, उसमें वो मशहूर है, तो उन्होंने कहा सबज़ दस्तारस नबी शिराजी पाकिस्तान गाजी आओ, मतलब ये पाकिस्तान का गाजी यहाँ पे आए। मुरारजी देसाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब नॉट जामिया मस्जिद उसके घर पे, मीरवाइज साहब के घर पे जो डाउनटाउन श्रीनगर उसका घर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यही तो हिस्ट्री यहाँ पे लोगों को नहीं बता रहे हैं ना, ये इसलिए मैंने बता दिया है। पर क्यों कहा मुरारजी को पाकिस्तानी एजेंट? पाकिस्तानी एजेंट नहीं कहा, इन्होंने ये कहा कि गाजी मतलब यहाँ पे पॉपुलर कौन है जो पाकिस्तान के अंदर रहेगा। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है। ये अलग बात है कि मुरारी देसाई को एक ज़माने में फिर उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज भी दे दिया पाकिस्तानी, वो अलग बात है। लेकिन ये जो पर शायद कुछ देयर वाज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ ना, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्त जनता पार्टी ने एक वसीतर इतिहाद बनाया। और ये जो बता रहे थे ना अभी जलसों वलसों की बात, I was a young student in 1977. I have myself seen these 1-1 लाख के 50-50 हज़ार के मजमे होते थे यहाँ पे, जिसमें लाला जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, मुरारी देसाई, ये सब लोग आकर के जलसों में खिताब करते थे। पूरा इन्होंने हाईजैक कर लिया और ये लगता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीट भी यहाँ से नहीं ले लेगी। फारूक अब्दुल्ला आए नहीं थे? नहीं, फारूक अब्दुल्ला तब तक नहीं आया था, ये तब तक नहीं आया, ये 1977 की बात है। तो ये ऐसा लग रहा था। उसके बाद जो लोगों ने वोट डाला, मैं बता रहा हूँ क्यों है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब लोगों ने वोट डाला आखिरी दिनों में लोगों ने कहा नहीं हमें देना है अपने आदमी को, शेख मोहम्मद को, दिल्ली वालों को नहीं देना है। तो इन्होंने वोट डाल लिया। इसमें कश्मीर वैली में 42 सीट्स थी, जिसमें से 1 सीट जीत ली जमात इस्लामी वाली सैयद अली शाह गिलानी ने सोपोर से, और 2 सीट्स जीत ली जनता पार्टी ने। एक अब्दुल गनी लोन जो सज्जाद लोन साहब के वालिद थे, उन्होंने हंदवारा से जीत ली। दूसरी अब्दुल रशीद काबली साहब ने जीत ली, जो मौलवी फारूक साहब जो मीरवाइज फारूक के वालिद थे, उनका सपोर्ट उनको था ईदगाह श्रीनगर से। सिर्फ ये लोग जीते, बाकी 39 सीट्स आउट ऑफ 42 सीट्स वेंट टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। इट हैपेंड इन 1977। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट इन पावर, ये पावर से अलग थे, यहाँ पे गवर्नर रूल था उस वक्त मरकज में। अब जनता पार्टी टूटी उसके बाद, वो उसके बाद टूटी, जब बीजेपी बनी तो जो जनता पार्टी में अडवाणी जी भी थे, क्या उन्होंने मौलवी फारूक के साथ फिर से वो रिश्ते कायम करने की कोशिश नहीं की? जनता पार्टी के जो रेमिनेंट्स थे, जॉर्ज फर्नांडिस ही सही, किसी ने नहीं कोशिश की वो तार फिर से जोड़ने की? नहीं, उस वक्त जब ये 3 साल ही चले ना, जब 1980 में दूसरा इलेक्शन हुआ, इसमें तो वापस आ गए ना कांग्रेस वाले, जिसमें मतलब हाँ, तो उन्होंने फिर जोड़ लिया 1980 में। तो 80 के बाद इन्होंने शेख अब्दुल्ला पे दबाव डालना शुरू किया, कांग्रेस वाले पर्टिकुलरली मैडम इंदिरा गांधी ने, कि आप लोग सरकार चलानी है तो हमारे साथ चलाओ। शेख अब्दुल्ला उसको रजिस्ट करता था, वो नहीं होने देता था। वो लेकिन जब 1982 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की डेथ हो गई, तो उसके बाद 83 वाला इलेक्शन हुआ, तो इसमें भी मैसिव वोट इनको मिला, ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से, सम 46 सीट्स समथिंग आउट ऑफ 76 सीट्स दैट टाइम इन 1983। और 83 में 1 साल ही इनकी सरकार चली। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने 12 लोग इनसे निकाले, तो
ये लोग माइनॉरिटी में आ गए तो इन्होंने वो कांग्रेस के साथ मिल गए। कांग्रेस के 26 MLAs थे, जिसमें से तकरीबन 20 लोग जम्मू के, 5-6 लोग यहाँ से थे। तो उन्होंने एक सरकार बनाई जिसका गुलाम मोहम्मद शाह इसको बनाया चीफ मिनिस्टर। वो 1984 का है। वो सरकार 2 साल से कम समय तक चली, उसमें कर्फ्यू वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसमें फारूक अब्दुल्ला ने ये रियलाइज़ कर लिया कि हम नहीं चल सकते हैं कांग्रेस के बगैर। उसको भी लगा कि ये चलने नहीं देंगे। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि इंदिरा गांधी, और जो पीछे के जो सौखून माफ इसमें ना, इसमें जेल में डाला उनके पिताजी को, सब कुछ वो सब माफ। सुनिए 84 में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, 11 फरवरी को मकबूल भट्ट को फांसी हो गई। हालांकि मुझे अभी तक याद है कि कश्मीर में एक दुकान यहाँ पे बंद नहीं हुई। इस पर भी इसने अब्दुल गनी लोन ने कॉल शल दी थी, लोगों को पता ही नहीं था ये कौन है। दैट वाज 1984। इसके बाद इंदिरा गांधी का ये हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार जो जून में हुआ, और उसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ 30 या 31 अक्टूबर को 1984 में। उसके बाद राजीव गांधी आया ना। राजीव गांधी वो एग्रेसिव टाइप आदमी नहीं था। इसने कोई राबिता इसके साथ कर लिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ, और अचानक उन्होंने 1986 अक्टूबर-नवंबर में ऐलान कर लिया डबल फारूक। मतलब पहले ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी, और फिर उन्होंने मिलाया अपने साथ मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक को, जो यहाँ के मीरवाइज साहब के वालिद थे। ये 3 मिले। उन्होंने एक बड़ा जलसा किया इकबाल पार्क में, जहाँ पे भी अगर आप आज भी देखेंगे वो इंडिया टुडे, इसमें तीनों ने हाथ ऊपर उठा लिए हैं, फारूक अब्दुल्ला, मौलवी फारूक एंड राजीव गांधी। तो इन लोगों का इतिहाद बना जो 1986 से इसको फिर चीफ मिनिस्टर ही लाया गया फारूक अब्दुल्ला को। तो उन्होंने 1987 वाला इलेक्शन लड़ा, जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि रिगिंग हुई। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, इसको सपोर्ट था कांग्रेस का। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो कांग्रेस के लीडर थे। जब इलेक्शन हुआ भी उस वक्त भी वो कांग्रेस के लीडर थे। और उसके बाद राजीव गांधी ने उसको यहाँ से हटा करके मरकज़ में ले लिया टूरिज़्म मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद से। उसके फ़ौरन बाद इसने वो छोड़ दिया और वीपी सिंह के साथ वो चले गए। रेस्ट इज हिस्ट्री। 1989 में वीपी सिंह की सरकार आ गई। ये मैं बता रहा हूँ कि जो आप पूछ रहे थे मुझसे, वो मैंने इसलिए कहा था कि इनको बाज़ाब्ता तौर पर स्पॉन्सर किया गया था जमात इस्लामी को 1972 के इलेक्शन में। मैंने ये भी लिखा था कि गिलानी साहब ने तब तक मेरे ख्याल से 5 इलेक्शन लड़े थे। मैंने लिखा था ये जम्मू कश्मीर के किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं लड़े हैं इतने इलेक्शन जितने गिलानी साहब ने लड़े हैं। ये मैंने इनकी एक हिस्ट्री दे दी थी। पर फिर वो हट गए, इलेक्शन से हट गए, एंड हुर्रियत हुआ, 89 के बाद दैट 87 के इलेक्शन के बाद वो सब दे ऑल डिक्लेयर्ड कि इलेक्शंस जो हैं, बिकॉज इट वाज रिग्ड इन सच अ बैड मैनर कि वो सब, मतलब देयर वाज अ कंप्लीट रिफ्ट। उसके बाद फिर मिलिटेंसी का दौर आता है। लेकिन मेरा सवाल था कि क्या आप इंजीनियर रशीद के राइज को क्या आप उसके साथ देखते हैं कि वैसे ही है जैसे कि उस वक्त गिलानी साहब का हुआ? दैट वाज माय क्वेश्चन। मतलब सिमिलैरिटीज़ हमें लग रही हैं इसमें, क्योंकि ये तब तक नहीं होगा कि मतलब जेलों में इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे अगर सरकार नहीं चाहेगी किसी का लड़ना तो वो सोच भी नहीं सकता है इलेक्शन के बारे में। जब आप जेल में हैं, जेल में बहुत सारे लोग होते हैं। हालांकि ये इसको प्रूव करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, बट जो हमने चीज़ें देखी है यहाँ पे, मामूली फ़ोन करके लोगों को पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाता है, इनके खिलाफ FIR लगाए, इनके घर पर रेड्स। अब कितने यहाँ पे NIA के रेड्स हुए हैं अगर आप निकालेंगे 200 रेड्स किन किन के लोगों के घरों पे हुए अगर आप निकालेंगे, वो सारे के सारे लोग अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर, वो कैसे कर रहे हैं पार्टिसिपेट, ये मुझे बताएं। वो इसलिए कर रहे हैं कि इनको किसी न किसी जगह से ये बताया गया है कि आपके खिलाफ जो केस है वो सर्द खाने में है, या मतलब आप हमारे साथ आ जाओ। रशीद रहीद साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो फॉर्मर मिलिटेंट्स हैं, फॉर्मर हुर्रियत के लोग हैं, ये लोग जब इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या थोड़ा बहुत टेंशन, खौफ हो रहा है जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में? क्योंकि आप लोगों ने वो दौर भी देखा है जब मिलिटेंसी यहाँ पे बिल्कुल पीक पे था, और अब जब ये लोग इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं तो देयर आर मेनी ऑफ देम हु से कि हमको एक लेबल दिया जाता था कि आप मिलिटेंट हैं, आप हिज़्ब के साथ हैं, हिज़्बुल मुजाहिदीन के साथ हैं, आपने गन उठाया है, आप यहाँ पर यू वांट टू ब्रिंग एन इस्लामिक स्टेट इन दिस प्लेस। हमारे लिए लेबल दिया जाता था हमेशा, और हमें इलेक्शन या फिर इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बना, वी weren't अलाउड। तो क्या आप सोचते हैं कि ये लेबलिंग जो था उसकी वजह से ऐसे हुआ दैट एक बार आपने कह दिया कि आप मिलिटेंट है, उसके बाद फिर रेड, अरेस्ट,
टॉर्चर, यही आपके लिए ज़िंदगी भर यही रहेगा आपके लिए? बेसिकली जो मेरा तजुर्बा है ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। जैसे फयाज साहब ने डिटेल में कहा कि कब क्या हुआ और किस तरह से हुआ, वो दौर और आज के दौर में अगर हम डिफरेंस करें, आज का दौर बिल्कुल मुख्तलिफ है। तब मीडिया नहीं था, तब एजुकेशन नहीं थी, उसके बरकस आज एजुकेशन है, आज मीडिया है। तब अगर जमात इस्लामी के 10 लोग चाहते थे कि वो असम्बली में दाखिल हो जाए, उन्हें जाने नहीं दिया गया। या मुस्लिम मुत्तहिदा महाज जो मक के नाम से जाना जाता है, 13 तंजीमों की वो एक गुट था, जिसमें उनका यही मकसद था कि सारे लोग जिनको इग्नोर किया जाता है वो सारे लोग एक जगह जमा होकर कहीं न कहीं कुछ हासिल हो जाए। जबकि बाद में सिर्फ 4 सीटें उन्हें मिली, जैसे कि फयाज साहब ने पहले बताया, जिनमें गुलाम नबी सुमजी, अब्दुल सत्तार बिचरू, सैयद अली गीलानी और शबीर शाह के बड़े भाई सईद मोहम्मद शाह 87 में, वो 4 लोग। जबकि कुछ एरियाज़ में हुई। तब जो इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे लाल चौक में, मोहम्मद यूसुफ शाह अलमारूफ सईद सलाहुद्दीन जो हिज़्ब के सुप्रीमो हैं, वो लाल चौक से कंटेस्ट करने थे गुलाम मुहिद्दीन शाह के अगेंस्ट में। फिर तो वहाँ तो उस वक्त जब वो हार गए, वहाँ क्या हुआ, किस तरह से हार हुई, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अगर हम कहते हैं कि वहाँ रिगिंग हुई, वही लोग बाद में मिलिटेंट बने। यानी पॉलिटिकल, वो चाहते थे कि जो उस वक्त पढ़े लिखे लोग थे वो चाहते थे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्पेस उन्हें मिले। लेकिन एक बात सही है कि कुछ लोगों ने यहाँ जागीरदाराना निज़ाम इसमें भी कायम किया था। जैसे कि बाद में लैंड टू टेलर हुआ, जो खेत जोतेगा उसी को मिलेगी। उसी तरह से यहाँ की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो पढ़े लिखे नौजवानों को या जो सियासत चाहते थे उन लोगों को आगे जाने का मौका फराहम नहीं करते थे। एक वजह यह भी है कि आज तब्दीली है, आज लोग पढ़े लिखे हैं, वो चाहते हैं कि जो ख़ानदानी लोग आज मैं बना, कल मेरा बेटा बनेगा, फिर मेरा पोता बनेगा, क्यों नहीं मुझे? अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं चाहता हूँ लोगों की खदमत। देखिए, सियासत पैसे कमाने की बात नहीं है, अगर हम रियल मायने में लेके पॉलिटिक्स क्यों करने जाते? अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने एक बयान देखा फारूक साहब का, जब प्रेस उनसे पूछ रही थी तो उन्होंने कहा हम उनके गुलाम, दिल्ली की बात चल रही थी कि क्या दिल्ली ये करेगा, दिल्ली वो करेगा, किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम इस रियासत के मालिक हैं, ये उन्होंने कहा। देखिए, अब हम कौन है ये नहीं पता कि ये कश्मीरियों के बारे में कह रहे हैं, ये रॉयल हम है, ये अब्दुल्ला हम है, या ये मैं इसी बात को ये फारूक साहब की ये खासियत है ना कि कुछ भी कह देंगे, वो उल्टा पुल्टा कभी भी कुछ कहते हैं। और जब गर्म हो सियासी मैदान तब तो और कुछ कह सकते हैं। मैं इसी को इलाबरेट कर रहा था कि अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में या अब PDP में भी वही सिस्टम चला कि वहाँ असर रखने वाले, पैसे वाले, उन लोगों को मैंडेट दिया जाता है, कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं। जब हम देखते हैं 2 ही तंजीम कहाँ हिंदुस्तान में है, नहीं, बहुत सारी तंजीमों में है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी जी आज मुल्क के वजीर आज़म हैं, एक दिन वो प्लेटफॉर्म पे चाय बना रहे थे ना, लेकिन उसमें पोटेंशियल था, वो मैदान में आ गए, उन्होंने धीरे धीरे अपना एक मुकाम बनाया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गया। वाई नॉट रशीद राहल, वाई नॉट अहमद अली फयाज, वाई नॉट सच काइंड ऑफ यंग यूथ? पर इस बार है ना, इस बार कई सारे ऐसे हैं जो लॉयर है, डॉक्टर है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो सब इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देखिए, अगर हम PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बात करेंगे तो वही लोग हैं, जैसे आप कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। इन तंजीमों में वही ब्यूरोक्रेट जो कल रिटायर हो जाता है तो दूसरे दिन उसको लाया जाता है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए। पॉलिटिक्स लोगों की खदमत करने का मकसद है, लोगों की भलाई करने का मकसद है। एक पॉलिटिकल लीडर को ये थोपा जाना चाहिए कि आप हमारी तर्जमानी करें, आप हमारे लीडर बनिए, न कि वो पैसा खर्च करके लोगों को कहे कि मुझे लीडर बनाओ। आई एम इम्प्रेस्ड कि आप जर्नलिस्ट हैं, फिर भी आप इतना आपको भरोसा है कि सेवा के लिए आते हैं लोग पॉलिटिक्स में, सब ज़ाती मुफाद के लिए आते हैं। मुझे लगता है अब इतने इलेक्शंस देखने के बाद तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये दिस इज़ अ आइडियल सिचुएशन की सेवा करने के लिए लोग आए। नहीं, पुराने ज़माने में अगर देखा जाए, जो पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे, एक सरपंच हुआ करता था, उसको पूरे इलाके में इज्जत की बुनियाद पे
सब कुछ जो वो कहता था वही होता था, लेकिन वो घर नहीं बनाता था, वो सिर्फ लोगों की खदमत करता था, लोगों के मसाइल हल करता था। इसी तरह से उन लोगों की इज्जत करते थे सारे लोग। आज जो पॉलिटिकल फील्ड में आता है तो सारे लोग उसको बुरी नज़र से देख रहे हैं। जब तक जो रियल डेमोक्रेसी का मकसद है, रियल डेमोक्रेसी तो इसी को कहते हैं कि आप ऐसे बंदे को तलाश करो जिसको आप मजबूर करें, भाई आप आइए और ये चलाइए, इन लोगों की मदद करिए। फैयाज साहब, आप बात करना चाहते थे कि उमर 2 जगह से क्यों लड़ रहे हैं। आपने कहा कि आप बात करना, यू वांटेड टू से दिस। आपने सवाल उठाया था। हाँ, नहीं मैंने उनसे पूछा था, तो आप बताएंगे। तो आप ये बता रहे थे कि उनको शायद कॉन्फिडेंस नहीं है पूरा, इस वजह से मैंने इनफैक्ट उन्होंने आज वहाँ पे फॉर्म भरा है, तो मैंने कल के न्यूज़पेपर में एक स्टोरी कर ली थी जिसमें मैंने लिखा था कि ही इज़ अंडर द प्रेशर ऑफ हिज पार्टीमैन कि आप वहाँ से लड़ो, जिसका मैंने लिखा था डिटेल में। वो इसलिए वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे इन्होंने बडगाम और बीरवा का इन्होंने अनाउंस नहीं किया था। बहुत सारे जगहों को उन्होंने कर लिया था सेंट्रल कश्मीर में, लेकिन बडगाम और बीरवा का इसकी वजह थी। वजह ये थी कि जो बडगाम है इसमें एक सेक्टेरियन कंपोजिशन है। शियाज, हाँ, 40% ऑफ द वोट दे आर शियाज एंड 60% ऑफ द वोट जो है दे आर सुन्नीज। इसमें क्या होता था, 96 के बाद जो इलेक्शन हुए इंक्लूडिंग दैट ऑफ 1996, तो इन इलेक्शंस में जो सुन्नी कम्युनिटी के लोग थे उनमें से 80% लोग बाइकआउट करते थे, वो डालते ही नहीं थे, वो आज़ादी वगैरह के साथ थे या डरते थे या उनके मतलब चाहते थे आज़ादी हो जाए, यही वजह थे, लेकिन बाइकआउट करते थे। उसमें से कोई 20% लोग जाकर के वोट डालते थे मुख्तलिफ लोगों को। जो शिया पॉपुलेशन थी ये सारे के सारे लोग डालते थे, चाहे पटन है चाहे बडगाम है, ये लोग जा कर के वोट डालते थे। इस वोट में वहाँ से जीते 2002 में आगा रोहला, 2008 में आगा रोहला, 2014 में आगा रोहला। अब इनका वोट कहाँ से आया? इनका वोट आया ये कि एक तो इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस जब ज्वाइन कर ली 2002 में, इससे पहले इनके वालिद जो थे आगा सईद मेहदी, वो कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने कांग्रेस में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था 1998 में, जो पहला उमर अब्दुल्ला का इलेक्शन था जिसमें वो हारे थे। उसके बाद जब 2001 में उनका असैसिनेशन होगा, ही वाज किल्ड इन एन आईडी ब्लास्ट अलॉन्ग विद हिज PSOs वगैरह, तो उसके बाद आगा रोहला, उस वक्त उसकी उम्र कम थी, तो ये लोग ये आ गए नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो इनका एक तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट जितना भी था उनको, मोस्ट ऑफ दैट वाज इन द सुन्नी कम्युनिटी, ये इनको मिला। दूसरा इनको मिला शियाज का वोट, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के इनके अलग अलग अंदर भी फैक्शंस हैं इनके शियाज में, लेकिन सब लोगों का वोट मिला, जीता। 2008 में इसको यही वोट मिला, जीता। 2014 में सिचुएशन ये थी कि उस वक्त बहुत सारे लोगों ने 60% से ज़्यादा टर्नआउट हो गया पहली बार, और उस वक्त जो वहाँ पे मतलब बडगाम में जो इंतखाबी मंजर था वो ये था कि एक शिया कैंडिडेट ये थे आगा रोहला नेशनल कॉन्फ्रेंस के, दूसरे इसके खिलाफ जो थे उसका नाम मुंतज़र मोहिद्दीन था, जो अब हैं अपनी पार्टी के वहाँ से, उस वक्त वो PDP के थे वहाँ से। तो ही वॉज अ सुन्नी कैंडिडेट, उसको 27,700 वोट मिले, आगा रोहला को 30,000, तकरीबन 2,500 या 3,000 से कम का अंतर रहा वहाँ पे, तो उसने वहाँ पे आगा रोहला ने जीत लिया। इसमें बाद में कुछ डेवलपमेंट्स हो गई। ये डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट हो गई कि कल 2 दिन पहले PDP ने आगा सईद हसन, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो जनता पार्टी के कैंडिडेट थे 1977 में जब हारे भी थे बडगाम से, तो उन्होंने उसके बेटे को वहाँ से मैदान में उतारा। अब शिया वोट डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अब शिया वोट डिवाइड हो गया। जो इसको 10-15 हज़ार वोट वहाँ से मिलता था वो सीधा चला गया। इस बार सुन्नी वोट करेगा ना वो, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज़ादी नहीं चाहता। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसका जो वोट है, हाफ ऑफ द वोट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कैंडिडेट को था, जब आगा रोहला तो अब चला गया पार्लियामेंट में, अब जो दूसरा होगा इसका हाफ ऑफ द वोट, उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि अब आगा रोहला खुद नहीं लड़ रहा है, वो चला जाएगा आगा मुंतज़र को, जो PDP का कैंडिडेट वहाँ पे है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एकदम ये 30,000 से 20,000 के लेवल पे आ गया है। जो वो मुंतज़र मोहिद्दीन है वो अब भी लड़ रहा है अपनी पार्टी की तरफ से, उसका भी शायद कुछ कम होगा, 27,000 ना मिले 20-22 से, लेकिन वो क्लियरली विनिंग। ये तो सेफ सीट होना था उमर के लिए।
सुनिए सुनिए, ये तो जो ये है ना मुंतज़र मोहिउद्दीन अपनी पार्टी वाला, ही वॉज द विनर। अगर वहाँ पे आगा महमूद जो उनका वहाँ पे था ना, दे हैड ओनली कंटेंडर आगा महमूद हु हैज़ बीन एक्स मिनिस्टर, और जिसे 1987 में पटन से जीता था और 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे बीरवा से जीता था। अब इनका मसला ये था कि अगर हम आगा महमूद को वहाँ से खड़ा करेंगे तो आगा महमूद का काफ़ी वोट चला जाएगा तो आगा मुंतज़र, जो आगा सैयद हसन का बेटा, जो PDP का कैंडिडेट है, तो ये सीधा हार रहे थे वहाँ से, इस क्लियरली वहाँ से। तो इन्होंने क्या डिसाइड, इसी वजह से उन्होंने ये रखा था पीछे, तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने उमर को लाया। उमर को किसी भी जगह से लड़े उसको नहीं कह सकता कोई कि ये नॉन लोकल है, क्योंकि पार्टी हाँ जैसे कि ये जो है मोदी जी, ये गुजरात से भी लड़ते हैं, बनारस से भी वहाँ से भी लड़ते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, गांधरबल, इन्होंने कई जगहों पे, गांधरबल, हजरतबल, सोनवार, बीरवा, ये कई जगहों से लड़ते हैं। तो इन्होंने इसको लाया, नंबर 1, नंबर 2 ही इज़ अ सुन्नी, नंबर 3 ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट। अब इस वजह से इनकी पोजीशन वहाँ पे हो गई है मजबूत। अब अगर ये आगा महमूद को भेज देते बीरवा की तरफ, जहाँ से 96 में इसने जीता है, तो वहाँ पे वो जो नज़ीर खान है, वो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर वहाँ पे, जो अब शायद इसके साथ इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ मिले हैं, तो उसको वहाँ पे फ़ायदा हो जाता। वो कहता है कि ये एक तो वो सेक्टेरियन वहाँ पे भी है डिवाइड, दूसरा वो कहते हैं नॉन लोकल है, मैं लोकल हूँ, और उसने काम भी किया। वो सारी हाँ कॉम्प्लिकेशंस हाँ, मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जैसे जैसे आप बता रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। लेकिन लेट मी इंटरप्ट यू, PDP की बात चल रही थी, महबूबा जी क्यों नहीं लड़ रही, आप बताएं मुझे, व्हाट इज योर एनालिसिस? देखिए क्यों नहीं इल्तिजा लड़ रही हैं, तो मेरी एनालिसिस ये है कि वो मतलब कि अब मैं नहीं लड़ूंगी, जब उन्होंने एक, देखिए उन्होंने एक कहा कि मैंने गलती की है, मैंने लास्ट टाइम बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, मैंने गलती की, लेकिन अब वो लोगों की संपत्ति वापस करना चाहती है कि लोग मेरे साथ वापस जुड़ जाए। जैसे फयाज साहब ने कहा कि कुछ लीडर्स वापस आ गए उनकी पार्टी में, लेकिन वो लोगों को आज कहते हैं मैं अपनी बात पे स्टैंड हूँ, जब तक यूनियन टेरिटरी नहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, स्टेट वापस नहीं मिलती है, तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, जैसे उमर साहब ने कहा था, लेकिन उन्होंने लड़ा। लेकिन ये भी एक हो जाए, देखिए महबूबा मुफ्ती ने अपने मैनिफेस्टो में कश्मीर इशू भी रखा है, आर्टिकल 370 भी रखा है, वही तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट वो गेन करना चाहती है। मुझे लगता है आज के डेट में PDP को रिगेन हो रहा है, बहुत सारे एरियाज़ में क्लोज कंटेस्ट इनके उम्मीदवारों के हैं, मुझे लग रहा है। मुझे समझ नहीं आता, अगर ये उसूलों की वजह से है कि जब तक स्टेटहुड नहीं होता मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, फिर बेटी को क्यों लड़वा रहे हैं? वही तो मामला है। अब उन्होंने अपने आप को बचाना है, उन्होंने थोड़ी कहा था बेटी तो को। वो उसूल मतलब बेटी जो है उसको कोई उसूल नहीं है क्या उनकी? दिस इज रॉन्ग। यही तो यहाँ तो यही सियासत आज तक चली है। और कैसे आप लोगों को कह रहे हैं वोट देने के लिए? अगर आप सियासत चली है आज तक यहाँ जैसे फयाज साहब ने कहा सेंटिमेंट्स की सियासत चली है। शेख साहब जेल में बंद थे तो यहाँ लोग नियाज सड़कों पे कर रहे थे कि शेख साहब बचना चाहिए, और सिर्फ किया पूरे आउट ऑफ 75। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये इलीगल सिचुएशन है इसलिए मैं नहीं लड़ रही हूँ, तो फिर आप अगर वो कह रहे हैं तो फिर कैसे आप लोगों को कह रहे हैं कि वोट दीजिए हमें? सिचुएशन ही इलीगल है तो फिर आप कैसे अपनी बेटी को भी खड़ा कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स को भी खड़ा कर रहे हैं, और फिर जाके कैंपेन कर रहे हैं कि वोट दीजिए? बेसिकली इनको ये भी पता है कि अगर हम इन इंतखाबात में शमूलियत नहीं करेंगे शायद हमारा नाम भी कहीं कल तक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ कश्मीरी में एक कहावत है, नव कच्छ रोज़ा नामन दुहन, यानी नई बात सिर्फ 9 दिन तक रहती है, फिर लोग धीरे धीरे 9 दिन के बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक ये कार्ड खेला जो मुझे लग रहा है। क्या लोग भूल गए कि 370 और 360? 9 दिन के बाद ही भूल जाते हैं लोग। हाँ। वरना किस लिए बना था ये जो गुफ्कार अलायंस बना था? अगर इनमें उसूल ज़रा सा होता कोई इलेक्शन नहीं लड़ता, अगर वाकई वो वापस लाना। नहीं, पर याद रखते हैं 87 का ये इलेक्शन, जब भी किसी से बात करो वो वाटरशेड मोमेंट था, उसकी वजह से मिलिटेंसी हुई, वो इलेक्शन रिग्ड था, इसलिए उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान फिर उठाना पड़ा, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, 1 लाख के करीब लोग मरे, चाहे सिक्योरिटी फोर्स, सैयद सलाउद्दीन, अमानुल्लाह खान, सारे बहुत सारे लोगों को घर छोड़ना पड़ा। नेचुरली ये तो उसको तो याद रखेंगे, वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। दैट्स ट्रू। अयाज साहब, मैं एक आपका फिर से कोट पढ़ूंगी। आपने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1989 द पॉपुलर नैरेटिव हैज चेंज्ड फ्रॉम
Azadi to restoration of statehood, and many of those harassing and killing the helpless pro-election people and labeling them as traitors and Indian agents are now themselves voting and contesting elections and singing songs for the great Indian democracy in courts. And you go on to say that people have been rid of bunds and shutdown calls. वो होती नहीं है. क्या ये जो नया कश्मीर है, ये न्यू नॉर्मल है, ये सिर्फ फ्रैजाइल है? इज इट रियल? ये इज इट गोइंग टू बी देयर ऑलवेज रिगार्डलेस कि इलेक्शन रिजल्ट्स क्या होती हैं? इसमें सेंट्री ही है जिस पे हम बात करेंगे, दैट इज़ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई जिसके नतीजे में हम 5 साल के बाद यहाँ पे पहुँच गए कि ये लोग इलेक्शन में अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग थे जो कहते थे कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो इंडियन एजेंट है, वो गद्दार है, ट्रेटर उसको कहते थे. इसमें से हज़ारों लोगों को उन्होंने मार डाला. नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले तो दावा कर रहे हैं कि हमारे 4000 लोग मारे गए, लेकिन 2000 से कम तो होंगे ही नहीं. इनको किस चीज़ के ऊपर मारा गया? इनके एमएलएज़ को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स को, बहुत सारे लोगों को क्यों मारा गया? क्योंकि इनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने इंडियन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया. इन्होंने इंडिया का जो बार बार सैयद शेख गिलानी कहते थे कि यही एक पार्टी है जिसने कश्मीर का एक्सेशन जो है ये मजबूत किया इंडिया के साथ. सो बिकॉज ऑफ दैट अगर कहीं पे इनको बीजेपी वाला भी मिलता और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला भी मिलता, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले को गोली मारते, बीजेपी वाले को नहीं मारते. तो इनके साथ इनका आइडियोलॉजिकल टकराव था बहुत ज़्यादा, जिसके इतना शायद हमारे पास टाइम नहीं जिसके पीछे हम जाएंगे, लेकिन ब्रीफली मैं बताऊंगा. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे 1947 के बाद 2 यहाँ पे मूवमेंट्स चली हैं. एक तो चली लाल झंडे वाली और दूसरी चले सब्ज़ झंडे वाली. तो सब्ज़ झंडे वाली जिसमें मीरवाइज साहब के ये सारे लोग थे जो प्लेबिसेट और हक खुद राज्यत का ये बताते थे. बाद में इसमें जमात इस्लामी वगैरह भी शामिल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे पार्टिसिपेटेड देमसेल्व्स इन द इलेक्शंस. दूसरा ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले. एक घंटे से ज़्यादा हुआ है कि हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं और 1 घंटे के बाद पाकिस्तान का नाम आया. जस्ट टू इंटरप्ट यू, ये भी एक नई बात है. हाँ, तो इसमें ये सारे जो लोग थे, ये लोग किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं देते थे. हमने देखे हैं लोग जो पोस्टर लगाते थे. हमने वहाँ पे देखा जड़ीबल में एक आदमी को गोली मारी गई, वहाँ से उतारा गया. ये मतलब ओपन ऐलान था कि जो वोट डालेगा उसके माथे पे गोली हम मारेंगे. ये सारा हुआ है और यही लोग अब बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना मतलब हर एक का जमहूरी हक है. मुझे इसमें एतराज़, क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग अब इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ये खुद लड़ रहे हैं. ये अच्छी बात है ना? अच्छी बात है. हाँ. ये नैरेटिव चेंज हुआ. नैरेटिव क्या था? नैरेटिव था एक्सेशन टू पाकिस्तान. ये नैरेटिव रहेगा या ये नैरेटिव? मैं इस पे बात ही कर रहा था. एक छोटी सी जज्बाती कोई भी इंसिडेंट हो जाए और ये मैं इसी की तरफ आ रहा था. हाँ. जो आपका सवाल था ना कि 2019 में जो तब्दीलियाँ हुई ये क्या ऑर्गेनिक है या मतलब ये सतही है, तो मैं इसी की तरफ आ रहा था. तो ये जो लोग बता रहे थे, ये हर एक को जो ये लेबल कर रहे थे, ये इंडियन है, ये IB के हैं, होम मिनिस्ट्री के हैं, मतलब गद्दार हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें, वो सारे लोग आज नॉमिनेशन फार्म भर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम भी डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. दिस इज़ अ रेडिकल चेंज. जिसमें नैरेटिव में, नैरेटिव क्या था? नैरेटिव था एक्सेशन टू पाकिस्तान. क्योंकि ये कहते थे पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ये कहते थे कि हमारा जूरिस्प्रूडेंस है 1948 और 49 के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के कश्मीरियों से पूछा जाए कि आपको इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना. उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी ना बाज़ाब्ता तौर पर. वो नहीं ढूंढ रहे हैं ये लोग. ये अब असेंबली में इनको क्या करना है? असेंबली में जाकर के इनको मसला कश्मीर थोड़ी करना है. वहाँ पे रिटर्निंग वाल है, वहाँ पे सरकारी नौकरियाँ हैं, वहाँ पे राशन का रेट क्या रखना है. ये इन सारी चीज़ों के लिए तो लड़ रहे हैं ना. दिस इज़ अ रेडिकल चेंज, फंडामेंटल चेंज जो नैरेटिव में आ गई, जो कोई नहीं मान रहा था. आज़ादी से कम कोई चीज़ और पाकिस्तान से कम कोई चीज़. अब इसमें जो हमारे मेन स्ट्रीम वाले थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, ये लोग भी शामिल हैं, ये इसमें बीच वाला एक रास्ता ले लेते थे कि हमें ऑटोनॉमी दे दो, ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दो. सेमी ऑटोनॉमी तो थी हमारे पास जो छिन गई अगस्त 2019 में. इससे पहले 1952 से लेकर के 2019 तक ये थी. तो वो छिन गई थी 1965 में, जो फुल ऑटोनॉमी थी, जिसमें 4 ही चीज़ों पे मरकज़ का कंट्रोल था, बाकी चीज़ों पे यहाँ का था. तो वो सारा ख़त्म हो चुका था. अब इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा ये था ग्रेटर ऑटोनॉमी. जब यहाँ पे 1996 का इलेक्शन हुआ
जिसमें अगेन उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा ले लिया, 58 सीट्स आउट ऑफ 87 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दें। तो उन्होंने मरकज़ ने कहा था, उस वक्त वाजपेयी ये थे अडवाणी साहब, तो उन लोगों ने कहा ठीक है आप लोग एक लिखित भेज दें। तो उन्होंने फिर एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने एक रेजोल्यूशन बनाया जो उन्होंने असेंबली के दोनों ऐवानों में लाया, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। इसको मतलब यूनानिमसली इसमें वहाँ पे 8-10 लोग बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, बाकी पार्टी, किसी एक ने इसके खिलाफ वोट नहीं थे। यूनानिमसली इट वाज अडॉप्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब उसके बाद ये मांग रहे थे, उसके साथ साथ वो पीडीपी वगैरह आ गई। तो उसके बाद से किसी एक पार्टी की यहाँ की सरकार नहीं बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई कांग्रेस के साथ मिल करके, पीडीपी ने बनाई एक बार बीजेपी के साथ मिल करके, दूसरी बात कांग्रेस के साथ मिल करके, है ना। कोई एक पार्टी आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने तौर पे यहाँ की सरकार बनाई, उसको रखना है या बीजेपी को साथ या कांग्रेस को साथ, तब तक नहीं बनेगी। ये हुई है रेडिकल चेंज जो 99 में पीडीपी के आने के साथ हुई। इसमें मेन वजह ये थी जो ऑटोनॉमी वाला जो ये डिमांड कर रहे थे। अब ये जो इनकी जो डिमांड थी, ये इनकी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उसको सेल्फ रूल कहते थे। जो बाकी लोग थे ये इसके साथ साथ चल रहे थे। ये क्रायोजेनिक इंजन था ना, इसके साथ ये भी था। दूसरा उसके बाद था आज़ादी और पाकिस्तान, वो भी चला रहे थे। वो कहते थे नहीं बाइकाट करो, ये हमें एक्सेप्टेबल वगैरह नहीं है। बट वो भी जब उनको मौका मिलता था, जैसे जमात इस्लामी के लोग, वो इलेक्शन में पीडीपी को वोट डालते थे, बिकॉज पीडीपी वाज अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इनका आइडियोलॉजिकल वार था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये शिकायत थी कि उन्होंने टास्क फोर्स को यहाँ पे बनाया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मिलिटेंट्स और दूसरे लोग को मरवाया। आप दोनों ने इतने इलेक्शंस कवर किए हैं यहाँ पर, डू यू थिंक कि ये पहली बार है कि आज़ादी के स्लोगन्स आपने नहीं सुने? और ये जो पाकिस्तान से रिश्ता क्या, एक्चुअली इट केम फ्रॉम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ। पर इस बार बट देयर वाज अ स्लोगन हियर, पाकिस्तान से रिश्ता क्या। हाँ, क्या पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब वी आर फॉर पाकिस्तान बिकॉज़ वी आर मुस्लिम्स एंड दैट इज अ मुस्लिम कंट्री। हाँ, तो वो दिस वाज और वो लोग कहते थे शारग है हमारी। हाँ, वो लोग कह रहे थे, चलो वो तो अभी भी कह रहे हैं। अब क्या अब उनका इंटरफियरेंस है? आपको कुछ लगता है? पहले तो फोन उठा के हुर्रियत से बात करते थे। कि हमने सिर्फ इलेक्शन कवर नहीं किए, मैंने भी खुद इलेक्शन लड़ा है 2014 में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगेंस्ट फारूक अब्दुल्ला, पार्लियामेंट इलेक्शन 2014 में, विदाउट एनी सिक्योरिटी। जब गोलियां चलती थी, मैं एक मैसेज देना चाहता था यूथ को, अपने इलाके के यूथ को, कि अगर आप रियलिटी में सियासत करना चाहते हो, आप सियासत करें, आपको कोई नहीं मारेगा। आपको किसी से पैसे बटोरना नहीं है, आपको किसी से रिश्वत लेना नहीं है, आपको किसी के साथ गलत काम नहीं करना है। पावर में आएंगे तो लूट करेंगे, ये बात नहीं है। एक्चुअली जब आप रियलिटी में खिदमत करेंगे, हमारे पैगंबरों ने, हमारे अवतारों ने जो भी आए हैं, उन्होंने माशरे को किस तरह से बदला है, उन्होंने नैरेटिव चेंज कैसे किया है, उन्होंने रियल सेंस में इंसानियत की दर्ज दी है। अगर वाकई जो कश्मीर है, कश्मीर के बारे में कहा जाता था कि ये हिंदुस्तान का ताज है और हिंदुस्तान का सर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ से ही रोशनी की किरण, जब पार्टीशन हुआ था, लाखों लोग आर पार मर गए। विटनेस जम्मू कश्मीर है जहाँ कोई ऐसी हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हुई थी। अगर उस सूफ़ी टाइप के रिश्ते को हम आगे चलाएंगे और रियल माने में सियासत करेंगे, आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा। तब मुझे भी कुछ लोगों ने गालियाँ दी, ये एजेंट है, ये वो है, ये है। लेकिन जब उसूलों की बात आती है, आज के दौर में कई पार्टियों ने अप्रोच किया, मैंने कहा मुझे इलेक्शन लड़ना है। मैं बहैसियत कलमकार एक कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक न एक दिन हमारी कोशिश रंग लाएगी। कहते हैं गालिब साहब का शहर है, मुफ्त की पीते हैं मोयवल्ला, लाएगी रंग एक दिन मेरी फाक मस्ती। तो वाकई अगर आप काम करेंगे, अगर आप वो चीज़ करेंगे, तो एक न एक दिन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, वो आज के डेट में खुद गिरफ्तार है अपने मसाइल में, तो अब दूसरे लोगों को क्या करेंगे। लेकिन जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनका तो अपना एक दायरा है, अपना एक नेटवर्क है। वो खामोश भी हो सकते हैं और देखते होंगे कि सिचुएशन क्या है। सब कॉन्टिनेंट की जो सूरत हाल है वो पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। अब ये होता है कि कहीं अमेरिका यहाँ अपना असर रसूख कायम न करे, ये भी एक अंदर बात चल रही है। आए थे मिलने,
उमर अब्दुल्ला से मिले, सज्जाद साहब से मिले, और भी लोग मिलते रहते हैं, वो मिलते रहते हैं, असरों से कायम करने के लिए डिप्लोमेट अपना उनका असर काम होता बना है। रहे, क्योंकि उनको पता है यहाँ चाइना है, वहाँ पाकिस्तान है, हमें सब कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं अपनी Most dangerous place on earth एक बार लगाया था ना, एक बार लगाया था। हाँ। तो हमें अपना असर सुख यहाँ कायम करना चाहिए। तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा, लेकिन एज फार एज कश्मीरी पीपल और कंसर्न, वो बड़े शरीफ लोग भी हैं, अच्छा, ऐसी बात नहीं है। आप फारूक अब्दुल्ला से यू कंटेस्टेड अगेंस्ट हिम, मुझे ये बताएं कि टुडे ही स्टिल द लीडर जो सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रेस उनके पास जाती है। महबूबा इतने कैंपेन्स नहीं करती हैं, इतनी जगह जाती नहीं हैं, उमर भी नहीं जाते हैं। वो उनका करिश्मा है क्या कि वो एक तो रिटायर नहीं हुए, बार बार कहते हैं उमर साहब कि वो अब वो मतलब बैक सीट ले रहे हैं, पर लगता तो नहीं है कि कभी वो बैक सीट ले रहे हैं, या फिर वो थोड़ा कैंपेनिंग कम करेंगे। एक्चुअली उनका एक राज है, ईमानदारी से कहूँ कि कश्मीरी लोगों को वो बहुत पसंद है। कि जब अपने वालिद साहब के मरने के बाद वो मैदान में आए, उन्होंने अपने वालिद से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, क्योंकि वो लंदन में बैठे थे। जब लंदन से पढ़ाई करके डॉक्टरी करके यहाँ आ गए, तो कोई रेड़ा वाला होता मतलब था, शागिर्द गुरु से आगे हो गया। गुरु से आगे हो गया, इसमें कोई दौरा नहीं। फयाज साहब को मालूम होगा, खेतों में जाते थे और चीफ मिनिस्टर का कारवां रुक जाता था, उतरता था और वहाँ उनके साथ पनीरी लगाता था, वहाँ उनके साथ खाना खाता था, कोई हल चलाता था, खुद हल जोतता था। तो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि लोगों को लगा शायद ये अपने गुरु से भी आगे चला गया। तो आज भी लोग उनको पसंद करते हैं, चाहे वो मीडिया हो कोई हो, और वो जब बात करते हैं दिल से बात करते हैं। ये चीज़ उनमें है। दैट इज़ वाई शायद कल उमर अब्दुल्ला ने उन्हीं के तर्ज पे अब कोशिश की है। मुझे लगता है कि कल तक वो वो जो टोपी कल तक वो लीडर थे, लेकिन कल वो पॉलिटिशियन बने पहली बार जब उनने टोपी उतारी, मुझे वोट दे दो। What did you think about that? वो जो एक्शन था उमर का, थोड़ा सा मतलब आज तक वो हमेशा वेरी प्रैग्मेटिक, स्टिफ अपर लिप, वेरी ब्रिटिश स्टाइल, ना वो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं। हालांकि हिज कंपेटिटर इज़ प्रॉबेबली महबूबा, वो बोलती हैं, फारूक साहब बोलते हैं लैंग्वेज। पहली बार मैंने देखा कि कोई इमोशनल ड्रामेटिक चीज़ उमर ने की। आपने नोटिस किया, कश्मीरियों ने नोटिस किया? व्हाट डू यू थिंक कि वो डज इट कम नेचुरली टू हिम कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहे थे वो? मतलब उनके साथ जो खड़े थे ना स्टेज पे, वो भी शर्मा के मुंह इधर परे कर रहे थे। देखिए, ये फारूक अब्दुल्ला करता तो ये कोई इसमें कोई खबर भी नहीं बनती। ये उमर अब्दुल्ला ने किया है। उमर अब्दुल्ला ये जहाँ जो भी यहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस, इनमें ये सबसे सीरियस माना जाता है। हाँ। उमर अब्दुल्ला ये हंसता नहीं है, जोक्स नहीं करता, ये बड़ा इस इन चीज़ों में बड़ा सीरियस है। तो ब्रिटिश आप कहें क्या कहें, लेकिन ये बात है कि पहली बार इसने ऐसा किया। इसको शायद लग रहा है कि वी मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन सीकिंग वोट फ्रॉम पीपल, और उसको ये लग रहा है कि गांधरबल के कई लोग ऐसे हैं जो शायद नाराज़ भी हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि जब लोग इस तरह से मांगते हैं वोट, तो लोग कहते हैं त्रयोमिन, अब छोड़ो, दे देते हैं इसको वोट। अब क्या पता वो अब शेरो शायरी करने लग जाए, या फिर फारूक साहब की तरह गाने गाने लग जाए। वो अभी तक उस हद तक तो नहीं जाएंगे। अभी तक तो हमें नहीं लग रहा है ऐसा। लेकिन ये एक्ट जो उन्होंने कल किया, ये तभी तो आया है ना, ये मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको नोटिस किया गया है। ये तभी आया है जब ये पहली बार हुआ। हाँ। ये नॉर्मली बाकी लोग करते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। यहाँ पे कई पॉलिटिशियंस रहे हैं जो वो सब्ज़ रुमाल, जो ग्रीन हैंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन फायर साहब, मुझे जो लग रहा है कि एक पॉलिटिशियन को जो ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए लोगों के साथ, मुझे लगता है उमर साहब का जो वो क्रेज़ था कि अपने वर्करों से भी नहीं मिलना, दूर ही रहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं वर्करों से, ओहदेदारों से, उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि वोट क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, हमें कैसे लोगों को अपनाना है। 30 साल तो हो गए उनको, 20 साल हुए, 30 साल हो गए। आज कितनी देर लगती है? वही मैं कहता हूं, राहुल गांधी को देख के शायद सीखें। अगर हम पिछले 37 ईयर्स का तजिया ले ले, कोई पॉलिटिशियन यहाँ लाखों वोट हासिल करके कामयाब नहीं हुआ। 5%, 7%, 4% पोलिंग हो रही थी श्रीनगर मुख्तलिफ एरियाज़ में, उससे ज़्यादा, क्योंकि बाइकाट होता था, बीच में कोई 5% वोट से जाता था। यहाँ अगर हम श्रीनगर मेयर का ये तजिया करें, 122 वोट उन्होंने हासिल किए थे और श्रीनगर का मेयर बन गया। इसी तरह से जब रियल सेंस में जुनैद मीर की बात कर रहे हैं, जुनैद मट्टू, मतलब जुनैद मट्टू, कम कलील वोट मिले, वो मेयर बन गया। लेकिन अगर इस बार वो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा है, जडीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम जडीबल।
मैं कहता हूँ जब आज के डेट में हम देखते हैं कि आज लग रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे। जैसे पिछली दफ़ा 65-70% के करीब वोटिंग हुई, आज मुझे लगता है 90% के करीब भी वोटिंग हो जाएगी। आज लीडरों को पता चल रहा है कि अब लोगों पे डिपेंड है, वो घरों से बाहर निकलेंगे, अब उनके पास तो जाना ही जाना है। आज बाइकाट नहीं चलेगा, आज किसी को ये नहीं कहेंगे चलो हम खुद ही बने हैं, खुद ही। रोल ऑफ गवर्नर के बारे में मुझे बताएं कि क्या रोल है जो करंट गवर्नर हैं और इससे पहले जब सत्यपाल मलिक हैं। तो सत्यपाल मलिक ने कहा है कि ये जो इंडिपेंडेंट्स खड़े किए जा रहे हैं ये एनसी के को हराने के लिए किए जाए, बीजेपी इज़ डूइंग दैट, ये कहा उन्होंने। एंड पहली बार मैंने उमर से भी पूछा कि सत्यपाल मलिक और आप एक ही चीज़ कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा वी कैन नेवर बी टुगेदर, हम कभी नहीं बोलेंगे कि सत्यपाल मलिक और मैं एक ही पेज पे हैं। अरे ऑब्वियसली मतलब उन्होंने, सत्यपाल मलिक विल गो डाउन इन हिस्ट्री कि उन्होंने सिग्नेचर मारा था ऑन दिस। तो यही मैं पूछना चाहती हूँ, रोल ऑफ गवर्नर हमेशा इट्स बीन इम्पोर्टेंट इन जम्मू कश्मीर। इन दो गवर्नर, एक गवर्नर था, एक दूसरा एलजी था, एलजी है। तो इनका ये है कि सत्यपाल मलिक जो थे वो हर एक चीज़ पे अपना कमेंट करते थे। ये हर एक चीज़ पे एलजी जो है इस वक्त, ये हम हर एक चीज़ पे अपना कमेंट नहीं करते हैं। ये पॉलिटिक्स से बड़ी हद तक दूर रहना चाहते हैं, जिस कदर हो सके उतना वो रहते हैं इससे दूर, क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट दे देंगे फिर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये इनको आपत्ति है बीजेपी के खिलाफ और सेंटर के खिलाफ बोलने में, लेकिन गवर्नर साहब को वो टारगेट कर लेंगे, इसमें उनको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये बड़ा तेज़ होते हैं एक दूसरे से बढ़ करके। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई स्टेटमेंट वगैरह इस किस्म की कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं करते हैं। जो सत्यपाल मलिक थे, तो आपको तो पता है वो तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाइन ले लेते थे किसानों के मामले में बहुत से। जब वो बाद में, जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके बाद जब उन्हें कहीं और भेजा गया, त्रिपुरा कहीं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे, वो गवर्नर थे यहाँ पे। और जब तक ये आर्टिकल उसके बाद भी ये रहे 31 अक्टूबर तक, जब फिर ये बना यूटी फॉर्मली, तब तक वो रहे गवर्नर यहाँ के। तो तब तक वो स्टेटमेंट्स देते थे, किसी किसी जगह पे कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा, जैसे अंबानी के खिलाफ बोलते थे, बहुत सारे लोग के खिलाफ बोलते थे, हाँ वो कभी कभी ऐसा करते थे। तो लेकिन ये जो गवर्नर है ये इस बारे में काफ़ी रिजर्व है, ये बोलते नहीं है ज़्यादा। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती थी कि द अराइवल ऑफ राम माधव इनटू द सीन, कहा जाता है कि, और उन्होंने कहा कि राम माधव के अराइवल का उसका मतलब है कि सिचुएशन इज़ बीइंग डन, कि अगर हंग असेंबली हो जाती है तो राम माधव, जिन्होंने पहले पीडीपी बीजेपी अलायंस के लिए ही प्लेड द बैकरूम बॉय, तो वो अब राम माधव का आना, उसका मतलब है कि अलायंस के लिए ही इज गेटिंग थिंग्स रेडी। एक बात क्लियर है कि जो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे लाया था वो मिस्टर तरुण चुग था। इससे पहले यहाँ पे राम माधव हुआ करते थे, जैसे कि वो इसके आर्किटेक्ट थे, जो पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ था, जो इनका हुआ था। इसमें एजेंडा ऑफ अलायंस जिसको ये कहते थे, जो हसीब द्रावो और राम माधव दोनों ने वो बनाया था। तो इनका यहाँ पे कई सारे लोग उनको जानते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे बाज़ाब्ता है। तो ऑब्वियसली मतलब ये ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़ें। एग्जैक्टली वो कौन लोग हैं, उमर अब्दुल्ला ने तो इल्ज़ाम लगाया है कि ये पीडीपी वालों के नज़दीक है। ज़ाती तौर पे अगर आप मुझसे चाहें, ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, इस बार मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। अगर पीडीपी इस पोजीशन में होती कि वो, क्योंकि इस वक्त वो सबसे कमज़ोर पोजीशन में इस वक्त पीडीपी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना कि इनके 42 लोग निकल चुके हैं, इंक्लूडिंग 28 एमएलए, जो 28 इनके बने थे। ये बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में अभी भी इनके लोग निकल रहे हैं। तो ये उस पोजीशन में नहीं हैं कि ये ऐसा कोई डिसीजन ले लेंगे। इवन इसके बाद भी मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है। वहाँ देवेंद्र राणा ने कहा कि 2014 में दरवाजा आरएसएस की पास भी पहुंच गए थे, मतलब कि राम माधव के पास की। देखिए, बंद दरवाजों पे क्या अंदर क्या होता है इतना न हमें पता है, वो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है, ऐसा मौका आता है कि हंग असेंबली आती है, तो नेचुरली किसी को किसी के दरवाजे पे जाना होगा। अब किसका इन्फ्लुएंस कितना है, एक बात फयाज साहब की मैं तस्लीम करता हूं कि राम माधव के बड़े अच्छे ताल्लुकात, उनका नेटवर्क कश्मीर में बहुत है, वायलेस जो तरुण चुग हैं उनके निस्बत से उनका अच्छा खासा यहाँ। एंड में आई जस्ट वांट टू गो टू आस्क यू अबाउट जम्मू।
कहा जाता है कि वो अब पीर पंजाल के अंडर द पीर पंजाल, नॉट अबव द पीर पंजाल, बिलो द पीर पंजाल रेंज मिलिटेंसी जो है वहाँ पर इट्स बिकम बिगर। तो क्या उसका असर पड़ेगा विद इन जम्मू ऑन द पोलिंग सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, प्लस जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उससे ऐसे लगता है दैट द जम्मू एंड दैट एरिया, द पीपल इन दैट एरिया, दे आर नॉट टू हैप्पी विद द बीजेपी, और कांग्रेस का वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वोट शेयर। आप कैसे देखते हैं इसको? अगर आप टर्नआउट के बारे में मुझसे पूछेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी कुछ दिनों में आपने वो नोटिस किया होगा, एक पाकिस्तानी साहब है, वो लंदन में बैठे हैं, तो उसने कहा था कि यहाँ पे 600 लोग आ चुके हैं, वो कमांडोज़ हैं पाकिस्तानी आर्मी वगैरह के, तो कोई कर्नल साहब आ रहे हैं, 2 बटालियंस वहाँ पे मुजफ्फराबाद में बैठी हैं। ऐसे लग रहा था जैसे निशात बाग में उनको जाना है। वो ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा, ये यहाँ के जो एक्स पुलिस चीफ थे उन्होंने भी उन्होंने भी कहा है। लेकिन मैं कहता हूँ समवन हु इज़ ऑन द मतलब ग्राउंड, जो ये रिपोर्ट किया है पिछले 25 साल से कश्मीर, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो वहाँ से लोग आए हैं उनकी तादाद किसी भी हाल में 50-60 से ज़्यादा नहीं है। ये 2-2, 3-3 के ग्रुप्स हैं। ये अभी भी कुछ कार्रवाइयाँ करेंगे जम्मू में, कश्मीर में भी करना चाहेंगे तो करेंगे, लेकिन कोई ना कोई डायरेक्शन को है कि यहाँ मत कर लो। तो ये जम्मू में उन्होंने कुछ वाक़ात किए हैं 9 जून के बाद, जब से प्राइम मिनिस्टर का ये ओवरटेकिंग हुई है, एग्जैक्टली उसी के साथ साथ उन्होंने शुरू किया। अभी तक कई हमले उन्होंने किए हैं, कोई इनकाउंटर्स हुए हैं, ये होते रहेंगे। इससे मुझे लग रहा है कि 1% भी कमी नहीं होगी टर्नआउट पर, जो आप बता रहे हैं। दूसरा आप बता रहे थे कांग्रेस का। कांग्रेस, ये हमें भी लग रहा है कि पिछले मुकाबले, मतलब जो इनसे पहले, अगर आप ये भी वोट भी देखेंगे ना इनका, हालांकि दोनों सीट से जीत चुके हैं जम्मू से, लेकिन इनका मैसिव वोट है, मतलब 5-6 लाख वोट जम्मू शहर से लेना, ये कोई मतलब हमें नहीं लग रहा था ये लोग ले लेंगे। तो कई सेगमेंट्स में, हालांकि वो बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स में भी उनकी लीड नहीं थी, लेकिन वो मैंने कहा ना डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं पार्लियामेंट इलेक्शन से लोकसभा। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं ना, 4-4 लोग होते हैं एक जगह से लड़ने के लिए, तो ये कंटेस्ट कर लें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। उसमें एक आदमी होता है 15-16-18 जगहों से। तो इसमें कई जगहों पे इनके लोग हैं, लेकिन इनमें ये प्रॉब्लम भी है कि कई जगहों पे इनके कैंडिडेट्स नहीं हैं। बीजेपी की यह प्रॉब्लम है कि इनके टू मेनी कैंडिडेट्स, और इनके जो इनकम्बेंट्स हैं जो पहले रहे थे, तो उनमें से कई लोग वो पॉपुलर नहीं हैं, तो उन्हें कई लोगों को उन्हें चेंज किया है। बट दिस थिंग इज़ के जो हमें लग रहा है, जो जब हम इसका एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो बीजेपी का जो ग्राफ है एज़ कम्पेयर टू 2014 ये बड़ी हद तक कम हुआ है, और कांग्रेस का ऊपर चला गया। एग्जैक्टली कितनी सीट्स ले लेंगे उस बारे में अभी तक कुछ कहना मुश्किल है। तो जम्मू में जो नाराज़ होके बीजेपी से 30-40 लोग जो जिन्हें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, जो दोज हु वर होपफुल, अब टिकट्स नहीं मिलेंगे तो फिर वो नाराज़ होके विल दे वर्क अगेंस्ट द पार्टी? इससे क्या कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा? ऐसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पहुंची वही ये खाक जहां की खमीर थी। जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो बहुत फासला बनाया गया था वो यह था कि जैसे इन्होंने कहा कि सेक्ट वाइज उस आधार पे वोट तकसीम हो रहे हैं। जम्मू और वैली में डिफरेंस है, वहाँ का वोट हिंदू और मुस्लिम के दरमियान डिवाइड होता है। एट द एंड ऑफ डे वहाँ के मैक्सिमम लोग बीजेपी को ही पसंद करेंगे, जो मेरा तज्जिया है। ये बीजेपी इज़ होपिंग कि ऐसा हो, कि पोलराइजेशन ही हो जाए, या फिर जब वो इमोशनल वोटिंग हो जाए फाइनली, मोदी जी अगर कैंपेन। दैट्स अनदर थिंग आई वांट टू आस्क यू, इज मोदी अ फैक्टर इन कश्मीर, कि है कि नहीं? नहीं, अगर वो कैंपेन करने आए यहाँ पर, मुझे नहीं लगता है। आप ये जानना चाहते हैं क्या इससे बीजेपी कोई सीट यहाँ से, जिससे यहाँ से यहाँ से मुश्किल, फिर क्या होगा इनका आने से? वन ऑफ द कैंडिडेट्स आई स्पोक टू, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी एक बार कह दें कि गलती हो गई थी, जो 370 हटाएं, अगर वो कह दें कि गलती हो गई थी, यूनियन टेरिटरी बना दिया, स्टेटहुड हटा दिया, अगर वो कह दे तो मरहम लगाने के जैसा होगा, जो वुंड्स हैं। हो सकता है ऐसे? मुझे लग रहा है कि अगर वो स्टेटहुड, जिसका कोई इम्कान ही नहीं है, अगर वो स्टेटहुड पहले से दे देंगे, जिसका मुझे नहीं लग रहा है वो लीगली भी इस वक्त ठीक हो, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, तो इससे पहले ही क्या होता तो किसी जगह पे इनकी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे मोदी के खिलाफ ऐसा नहीं है गुस्सा के मोदी के खिलाफ करना है, नहीं। जम्मू में है कई जगहों पे, बट कश्मीर में नहीं है। यहाँ पे ये है कि ये जो बीजेपी है, ये
रिप्रेजेंट करते हैं हिंदू रिलीजन को। अब जब Polarization। मोदी जी हैं या कोई और है, बहुत सारी जगह पे मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे ये पूजा पाठ बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ के लोगों को जो इनके खिलाफ है वो देखो कि ये लोग मतलब मुसलमान नहीं हैं, ये लोग दे आर एसेंशियली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए रिलीजन। इस चूँकि कश्मीर जो है यहाँ पे 97% पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं कश्मीर में, और स्टेट में पूरी इसको यूटी को भी जमा करेंगे तो 68% मुस्लिम्स, 28% हिंदूज। तो इसमें ये एक बड़ा फैक्टर है कि ये लोग जो, और इसमें कई वाक़यात बीच में हो भी के, हालांकि बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इस तरह से पेश किए गए कि वो बीजेपी के खिलाफ एक मसाला बन गया यहाँ पे। तो वो चीज़ है। दूसरा जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये मैं समझता हूँ कि ये यहाँ की मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पे, अक्सरियत जो लोगों की है, उनके लिए काबिल कबूल ये नहीं है। ये मैं ज़ाती तौर पे मेरा अंदाज़ा है। मोदी इज़ नॉट अ फैक्टर, इज़ राहुल गांधी अ फैक्टर यहाँ पर? मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी के आने से भी कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे फयाज साहब ने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 8-8, 10-10 लोग मैदान में हैं। अब अगर उनका असर वाकई यहाँ होता ज़मीनी सतह पे, फिर उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ते हैं जहाँ पे अलायंस हुआ था। ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई किसी को मानता ही नहीं है। वैली में डिफरेंट सिचुएशन है, यहाँ किसी लीडर का असर नहीं है। हाँ, यहाँ एक सेंटिमेंट अगर रिप्रेजेंट कोई करता है तो शायद उसकी बात बन जाती है, क्योंकि जो लोग हैं, लोगों में पिछले 40 सालों में एक सेंटिमेंट जो बढ़ गया था, वो सेंटिमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन अभी भी वो सेंटिमेंट कहीं ना कहीं काम करता है। अगर इंजीनियर रशीद की हम लास्ट टाइम जो हुआ है, वो सेंटिमेंट की बुनियाद पे ही, भाई जेल में है, जेल का जवाब वोट से देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट कहीं काम करता है। सेंटिमेंट के आधार पे अगर कोई लीडर भी बाहर से आता है, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, उतना ज़्यादा ये असर नहीं है, क्योंकि कश्मीर की तवारीख रही, यहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं वो सूफीज़म पे मतलब एतकाद रखते हैं। मंदिरों में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ खाते पीते हैं, शादियों में शिरकत करते हैं। वो चीज़ें यहाँ है नहीं जो रेस्ट ऑफ इंडिया, जो हम बाकी स्टेटों में देखते हैं, वहाँ अंतर है। यहाँ उतना ज़्यादा डिफरेंस हो। आपने जिक्र किया सूफीज़म, इसलिए एंड में मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडित का रिलोकेशन, उसको लेके दोनों पार्टियां कहती हैं, एनसीपी कहती है और पीडीपी भी कहती है कि डिग्निटी के साथ उन्हें वापस ले आया जाएगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? देखिए, मतलब ये सब लोगों का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, इंतखाबी मंशूर है कि इनको वापस लाना है। बीजेपी ने तो इसी पे सियासत कर ली है कि कांग्रेस वाले उनको वापस नहीं ला रहे, हम लाएंगे। अब वो 10 साल, अब वो 11वीं साल में हैं, लेकिन नहीं ला सके हैं। अब जो बीजेपी ने यहाँ पे काम किया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये इन्होंने ऐसा, मतलब उनकी ये दलील थी कि ये दरवाज़ा हम बंद करेंगे, क्योंकि इस दरवाजे से ही जो पाकिस्तान से मतलब जो भी उनकी मुदाखलत है वो इसी दरवाजे से है। और वो बात सही भी थी। जब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, वो ऐसा कोई बटन नहीं चला ना कि सारी जगहों पे स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, पैलेट हो गए, डेमोन्स्ट्रेशन बंद हो गई। ऐसा नहीं है, ये जो बता रहे हैं खौफ की वजह से, कोई ऐसा बटन ही नहीं है। ये हुआ कि उन्होंने एक दरवाज़ा बंद कर लिया। एक आम कश्मीरी को ये लगा कि अब पाकिस्तान का चैप्टर कश्मीर में क्लोज़ है, ये कम्प्लीटली क्लोज़ है। इसके बाद वो सारी चीज़ें जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते थे कि डेमोन्स्ट्रेशन, स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे ख़त्म कर ली। उनका इकोसिस्टम जो था, वो तो मिलिटेंट्स पाकिस्तान में बैठे थे, इसके बाद इनका एक इकोसिस्टम, जो बीजेपी वाले खुद कहते हैं, वो बात गलत नहीं है। इनका इकोसिस्टम बाज़ाब्ते तौर पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में और यहाँ के दूसरे सारे इंस्टीट्यूशंस में बाज़ाब्ते तौर पर इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर था। वो सपोर्ट स्ट्रक्चर उन्होंने तोड़ लिया था, वेरी सक्सेसफुली जो उन्होंने कर लिया था। लेकिन अब इस मौके पे जब वो लोग सोच सकते थे कश्मीरी पंडित कि अब हमें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये लोग शुरू हो गए जिनका नारा है अटूट अंग नामंजूर, इंटीग्रल पार्ट नामंजूर, जो इस नारे से जाने जाते हैं कि क्रश इंडिया, डाउन इंडिया एंड ऑल दैट। ये जो भी कश्मीरी पंडित सुनेगा वो अगले 10 साल तक यहाँ पे नहीं आएगा। नहीं, मेरा कुछ इसमें मुख्तलिफ राय है। कश्मीरी पंडित, उसको कोई नहीं रोक सकता है यहाँ आने के लिए।
अगर वो चाहे कल भी आ सकते हैं, कोई मारेगा नहीं। नहीं, आज कोई वो नहीं ऐसी आ सकता, सिचुएशन, ऐसे तो नहीं। लेकिन वो नहीं आएंगे। उसके वजूहात ये हैं कि उनके जो नई जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे अब सेटल हो गए हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, उनकी नौकरियां हैं। मुझे नहीं लगता है अब पुराने लोगों को तो अपने वतन के साथ एक प्यार जैसा है, वो आते हैं यहाँ बैठते हैं, मिल बैठ कर खाना खाते हैं, दो आंसू बहाते हैं। लेकिन जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, कहीं पंडित लोगों से हमारा उठना बैठना है, वो कहते हैं यार वहाँ आए, वहाँ कौन सा काम है, वहाँ आप लोग काम नहीं कर पाते तो हम क्या करेंगे। अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी इंडस्ट्रियल स्कोप नहीं है, वहाँ प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, अच्छा खासा सैलरी लेते हैं, तो क्यों आएंगे, क्या करने आएंगे। अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे। वो बाद में देखा जाएगा, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेसेस खोल सकते, वो भी खोल सकते थे ना, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं आते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे फिर मिलिटेंसी फैल जाएगी। वो फैले ना फैले वो मुझे भी पता नहीं। इसके ये जो खौफ है ना ये स्मिता जी, इसमें दो चीज़ें। एक तो ये कि बंदूक वाला जो गोली मारेगा, जो हमारा घर जलाएगा, हमें भगाएगा, वो अलग बात है। दूसरा ये है कि अब कोई बंदूक वाला नहीं, मिलिटेंसी का कोई वाक़या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लोग हैं, वो कहते हैं यही लोग यहाँ से भाग गए थे, अब वापस आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या। तो उनकी जमीनें कहाँ, उनकी जमीनें सब छीन ली गई है ना। अब कहाँ आके वो लड़ेंगे अपनी जमीन के लिए, कहाँ जमीनें, उनके घर जो थे वो सब गए, जो छीनी गई है वो सरकार की जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर इसके कस्टोडियन है, वो सारी। जब तक एक रिकंसिलिएशन कमेटी नहीं बनाई जाएगी, आइसोलेट करके पता नहीं किया जाएगा किसकी जमीन कहाँ पे, जमीनों का मसला नहीं, वो मसला नहीं है। सरकार ने जो लास्ट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इनके लिए, इसके तहत उनको ज़मीन भी दे रहे हैं, 20 लाख रुपए भी दे रहे हैं मकान बनाने के लिए, फिर भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। इनको लग रहा है अभी पाकिस्तान यहाँ से फिर आने वाला है, मिलिटेंट फिर आएगा, फिर एक दिन आज़ादी वाला डिमॉन्स्ट्रेशन चलेगा, फिर एक दिन यहाँ से हमें भागना पड़ेगा। जब तक ये इनके दिमाग में ये एहसास है, जो एहसास पिछले 5 साल में वाकई बड़ी हद तक मैं कह सकता हूँ 90% वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब उसमें ये स्टॉप हो गया। अब इन लोगों में हमें लग रहा है कि फिर ये लोग गैर महफूज, डर के सामने जीत है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर जो है, वहाँ जो सूरत हाल है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम यहाँ आए, यहाँ हम ज़्यादा तरक्की करें, यहाँ हम ज़्यादा डेवलप करें। वो कहते हैं कि हम यहाँ आए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हाँ, वो तो हमारा हिस्सा है। हाँ, वो वहाँ पे स्लोगन्स आ रही हैं, वो कहते हैं हम वहाँ जाएंगे, हमें उनके साथ मिला दो। गिलगित बल्तिस्तान से ऐसे नारे आ रहे हैं कि हो सकता है कि अगले पॉडकास्ट में हम इसके बारे में बात मैं कहता हूँ, जब वो लोग ये कहते हैं कि हमें अपने सरजमीन पे जाने दो या हमें अपने साथ मिला दो, व्हाई नॉट कश्मीरी पंडित, वो आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट जब मुझे नहीं है तो उनको कैसे होगा। हम भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है। अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो कश्मीरी लोगों का 1987 के बाद, ये बात तो मैं मान लेता, मैं तो इनकार इससे नहीं किया कि रैगिंग वगैरह, लेकिन लोगों को जो एतमाद आया था 1977 वाले इलेक्शन से, उसके बाद 1983 वाले असेंबली इलेक्शन, उसके बाद सबसे ज़्यादा 1984 वाले लोकसभा के इलेक्शन से। देखिए 1984 वाला जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है इंदिरा गांधी के एसोसिएशन के बाद, जिसमें इनको सिंपैथी वोट मिला और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस वक्त यहाँ पे गुलाम मोहम्मद शाह चीफ मिनिस्टर थे, इसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट की, जिसमें गुलाम मोहम्मद शाह वाली और कांग्रेस वाली जो सरकार उस वक्त थी। इनका जो बेटा है मुजफ्फर शाह, जो अभी भी पॉलिटिशियन है, वो चीफ मिनिस्टर का बेटा था। वो लड़ रहा था अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा थी, बाद में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। उसका कैंडिडेट था, मतलब गवर्नमेंट का कैंडिडेट। इसके खिलाफ जो कैंडिडेट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, फारूक अब्दुल्ला वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो था अब्दुल रशीद काबली। यहाँ पे कंटेस्ट इतना हुआ कि सबसे ज़्यादा वो रिकॉर्ड अभी ब्रेक ही नहीं हुआ, अराउंड 80% टर्नआउट हुआ इलेक्शन का उस इलेक्शन में, और इसको 3,67,000 वोट मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अब्दुल रशीद काबली को, जो अपोजिशन वाले थे, और जो रूलिंग पार्टी का था उसको 65,000 वोट मिले टोटल। ज़मानत ही ज़ब्त हो गई। इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे एक एतमाद आ गया था कश्मीरी लोगों का इंडियन डेमोक्रेसी पे, जो 87 वाले इलेक्शन से टूट गया। उसके बाद कई इलेक्शन हुए। तो क्या ये वाला इलेक्शन 2024 वाला इलेक्शन, क्या will it restore that same faith जैसे 84 वाला इलेक्शन? I don't think after the interventions, brazen interventions from Delhi, इसमें मतलब वो नहीं रहा। अगर ये लोग खामोश बैठते, अब इनका यहाँ पे मैंने बताया इनका फील्ड ही यहाँ पे नहीं है। जम्मू में इनको लड़ना है, वहाँ पे लड़ लेते। इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में भी मुदाखलत की, असेंबली इलेक्शन में भी मुदाखलत करें, इस वजह से जो इसकी क्रेडिबिलिटी बनती वो नहीं बन पाएगी। ओह ओके, इंटरेस्टिंग। एनीवे, थैंक यू वेरी मच कि आप आए और आपने अभी
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दिया और करंट जो सिचुएशन है वो भी हमें समझाया. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया. Shukriya. Hope you enjoyed this conversation and this analysis presented by two journalists, two veteran journalists who have seen Jammu and Kashmir over the decades. Even they are worried, they are tense, they are hoping that peace is not something which is fragile anymore here. It's something that is a lasting peace. Here's to hoping more of that. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.